हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूँ तान्या मुंजाल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, बच्चों आज के इस क्लास में जो है हम इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार फटाफट से देख लीजिए चैप्टर का जो नेम क्या है। चैप्टर का जो नेम है वो आप सभी के सामने है। चैप्टर का नेम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो, ये क्लास 12th के बच्चों के लिए तो है ही है, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं और जो क्लास 12th में है। ये वाली क्लास जो हम इंडियन इकोनॉमिक्स का हम शुरू कर रहे हैं, जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, वो क्लास 12th के बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही है। प्लस अगर ऐसा कोई बच्चा है जो स्टेट बोर्ड से है, और क्लास 11th में आप लोगों को पता है कि स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को पता है कि उनके पास क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, राइट। राजे, आप लोग भी मेरे से ही इंडियन इकोनॉमिक्स कर सकते हो। रिलैक्स रहिए। क्लास 12th का बच्चा जो सीबीएसई बोर्ड का है, प्लस क्लास 11th का बच्चा जो स्टेट बोर्ड का है, उन दोनों के लिए बहुत ही खास होने वाला है आज का लेक्चर। बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैप्टर को हम कवर करते हैं। चलिए आइए, फटाफट से एक बार देख लीजिए इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को करने वाले हैं। फटाफट से एक बार देख लीजिए कि भाई इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स को करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि कॉलोनियल रूल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या है, इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल पीरियड क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर का टॉपिक करेंगे, फेमिनिज्म इन इंडिया, पार्टीशन ऑफ द कंट्री का टॉपिक करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रायर टू ब्रिटिश रूल का एक टॉपिक करने वाले हैं। उसके बाद फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, ये अच्छे से करेंगे। उसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल, पॉपुलेशन सेंसस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के बारे में बात करेंगे, क्या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ था अंग्रेजों के आने से, ये बात करेंगे, सुएज कनाल का टॉपिक करेंगे, और कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगी, ठीक है जी। तो ये सारे टॉपिक्स की जो है आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। अब बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज कॉलोनियल रूल, है ना। सबसे पहले अगर बात करी जाए कॉलोनियल रूल क्या है राजे, कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है। रूल मतलब होता है किसी को रूल करना, किसी को गुलाम बना के रखना, है ना, उसी को कहते हैं रूल कर रखा है उसने उसको गुलाम बना के रखा हुआ है ना। कॉलोनियल रूल का मतलब ये होता है कि जब एक देश किसी दूसरे देश को रूल कर रहा है, यानी जब एक देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना के रख रहा है, और जिसने गुलाम बनाया हुआ है वो सारे के सारे डिसीजंस ले रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अंग्रेजों ने हमारे भारत को क्या बना के रखा था, गुलाम बना के रखा था। यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल कर रहे थे किस पर, इंडिया पर, है ना, हमारे इंडिया पे राज कर रहे थे। और सारे के सारे जो डिसीजंस हो रहे थे हमारे भारत के अंदर, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे थे वो कौन ले रहे थे, अंग्रेजों के द्वारा जो है लिया जा रहा था, है ना। तो यही होता है राज्य कॉलोनियल रूल। जब एक देश किसी दूसरे देश को रूल करता है, एक देश जब किसी दूसरे देश को गुलाम बना के रखता है, यानी जो अंग्रेजों ने हमारे भारत को जो गुलाम बना के रखा हुआ था, यानी अगर मैं बात करूं ब्रिटिश रूल, अगर आप बात कर सकते हो काइंड ऑफ, है ना, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं राज्य, कॉलोनियल रूल बोल देते। क्या बोलते हैं, कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल एक ऐसा सिस्टम है, दो देशों के बीच का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक देश क्या करता है, रूल करता है अनदर देश को, किसी अनदर कंट्री को वो क्या करता है, रूल करता है। जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे भारत को क्या बना के रखा था, गुलाम बना के रखा था, यानी रूल कर रहा था, एंड टेक्स ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू द इकोनॉमी। और अंग्रेज क्या कर रहे थे, सारे डिसीजंस ले रहे थे, है ना, हमारे भारत से रिलेटेड जो भी डिसीजंस थे वो कौन ले रहे थे, अंग्रेज ले रहे थे। कॉलोनियल रूल का मतलब है जब एक देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना के रखता है, या फिर काइंड ऑफ आप बोल सकते हो ब्रिटिश रूल, कि अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे भारत को गुलाम बना के रखा हुआ था, ठीक है। चलिए आइए अब बात करते हैं व्हाट इज स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुक जाना, है ना, रुक जाना, स्थिर हो जाना, यानी ऐसी इकोनॉमी जो हमारी रुक गई थी। अब अंग्रेजों के समय पे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट हो गई थी। स्टेगनेंट का मतलब रुक गई थी, मतलब ग्रो ही नहीं कर रही थी, या जो थोड़ी बहुत डेवलप कर भी रही थी तो बहुत ही ज्यादा कम स्पीड से, बहुत ही स्लो रेट से क्या कर रही थी, डेवलप कर रही थी। तो वही बात कर रहे हैं, ये ऐसी इकोनॉमी है जो ग्रो नहीं कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही है ना, बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही, या अगर थोड़ी बहुत ग्रो कर भी रही थी या थोड़ी बहुत डेवलप कर भी रही थी तो बहुत ही ज्यादा स्लो रेट से कर रही थी। उसी को बोलते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी, यानी ऐसी इकोनॉमी जो रुक गई है, जो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही है, जो कर भी रही है तो बहुत ही कम कर रही है।
ठीक है, अब आगे बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल पीरियड की, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ना एक चीज में ये कंफ्यूजन है कि मैम इस चैप्टर का मतलब तो थोड़ा सा बता दीजिए। मैं पहले एक बार ये बता देती हूँ, ठीक है। देखो, इंडियन इकोनॉमी का मतलब है हम अपने देश के बारे में बात करने वाले। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है, ईव का मतलब है जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी आजादी से पहले हमारे देश की क्या हालत थी, यानी जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना के रखा था, है ना। जब अंग्रेजों ने, अब हमें पता है अंग्रेजों ने कम से कम भारत को कम से कम 200 वर्ष तक गुलाम बना के रखा था, तो उस समय की बात कर रहे हैं कि आजादी से पहले, यानी जब हमारा भारत देश गुलाम था, तो उस समय हमारे भारत की क्या हालत थी। हम हर एक चीज चैप्टर में बात करेंगे कि अंग्रेजों से पहले हमारे देश की क्या हालत थी, जब अंग्रेज आ गए थे तो देश की क्या हालत हो गई थी, और जब अंग्रेज चले गए, है ना, अंग्रेजों को जब हमने टाटा बाय बाय कर दिया, जब अंग्रेज चले गए, तो उस समय हम अपने देश की क्या हालत थी, हर एक चीज को इस चैप्टर में जो है हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए। सो सबसे पहला टॉपिक ही यही है, इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड का मतलब है ब्रिटिश पीरियड की यहां बात करी जा रही है। बिफोर का मतलब है पहले, यानी हमारे भारत की क्या हालत थी अंग्रेजों के आने से पहले, यानी अंग्रेजों के आने से पहले की हम बात कर रहे हैं, जब हमारा भारत आजाद था, उस समय की हम बात कर रहे हैं, अंग्रेजों से पहले की बात कर रहे हैं कि हमारे देश की क्या हालत थी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ सर्वाइवल। जो खेती बाड़ी थी लोगों का मेन सोर्स था सर्वाइवल का, है ना। लोग अपना कैसे चलाते थे अपनी जिंदगी, खेती बाड़ी करके ही अपना जो है अपनी जिंदगी चलाते थे, अपना सर्वाइवल करते थे, अपना लाइवलीहुड करते थे, है ना। सो एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स था लोगों के सर्वाइवल का और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, लोगों के काम दाम, है ना, काम दाम जो भी था, काम काज जो भी कह लो, है ना, जो भी लोगों के काम का जो साधन ही क्या था उस समय, खेती बाड़ी थी। ऑलमोस्ट जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थे, खेती बाड़ी पर ही क्या थे, डिपेंड थे, और अपना सर्वाइवल कर रही थी, है ना, सीधी सी बात है। उसके बाद ओनली द क्रॉप्स वर ग्रोन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। उस समय की बात करूं, अंग्रेजों से पहले की बात करूं, तो जो भी फसलें उगाई जाती थी वो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाई जाती थी, यानी सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, कि अपना पेट पाल लिया, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पाल लिया, सिर्फ उतना ही उगाते थे, है ना, सिर्फ उतना ही उगाते थे कि अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके, है ना। तो उस समय जो क्रॉप्स उगाई जाती थी सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाई जाती थी, और इसी को हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एक नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो पता होना चाहिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है जब क्रॉप्स को उगाया जा रहा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, यानी सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए जब आप क्रॉप्स को ग्रो करते हो, उसी को बोलते हैं हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो अंग्रेजों से पहले जो थी हमारे देश में क्या थी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, यानी क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा था सिर्फ अपना पेट पालने के लिए ही, जो है सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही जो है क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे। मतलब बेचना उनका पर्पस नहीं था कि बेचेंगे पैसा कमाएंगे, ये सारी चीजें नहीं थी, सिर्फ वही क्रॉप्स उगा रहे थे सिर्फ अपना पेट पालने के लिए। नेक्स्ट है, इंडिया वाज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हमारा भारत हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज्यादा फेमस था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या होती है, जो हाथों की कलाकारी वाली चीजें, है ना। हैंड मतलब हाथों की कलाकारी, क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, कलाकारी, यानी हाथों की कलाकारी वाली जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो, है ना, मटके हो गए, जूट के बैग्स हो गए, सुंदर सुंदर जो भी डिजाइन वाली चीजें जो हाथों से बनाई जाती थी उस समय, वो बहुत ही ज्यादा हमारा भारत क्या था, उसमें बहुत ज्यादा फेमस था। यानी इन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो सिर्फ भारत में नहीं थी, यानी पूरे विश्व में थी, यानी वर्ल्ड वाइड थे, और हमारा भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था इन हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, इन हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का, है ना, इन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का बहुत ही बड़ा क्या था, एक्सपोर्टर था, बहुत बड़ा, यानी पूरे विश्व में जो है इसको क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। यानी हमारे इस प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ भारत में ना होते हुए पूरे वर्ल्ड में थी, यानी बहुत बड़े हम एक्सपोर्टर थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पीसफुल ट्रेड था। पीसफुल ट्रेड मतलब शांतिपूर्वक ट्रेड था, है ना। ट्रेड मतलब खरीदना बेचना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी किया जा रहा था बिटवीन एशिया एंड यूरोप। जैसे कि आपको पता है हमारा भारत एशिया में, और ब्रिटेन किस में आ रहा था, अंग्रेज किस में, ब्रिटिशर्स, है ना, ब्रिटेन किस में आता था, यूरोप। यानी इंडिया और ब्रिटेन के बीच में बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक क्या होता था, व्यापार होता था, शांतिपूर्वक ट्रेड होता था, है ना। ऑब्वियसली क्योंकि उस समय तो अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया ही नहीं था, उससे पहले की हम बात करें तो एक शांतिपूर्वक व्यापार होता था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। नेक्स्ट, इंडिया क्या था, आजाद था, इंडिपेंडेंट था, आजाद सोने की चिड़िया था। लेकिन अब आ गए अंग्रेज, और अंग्रेज आए तो हमारे भारत को
ऑब्वियसली जो आजाद था, है ना, उसके पर काट दिए, यानी हमारे देश को क्या बना लिया इन्होंने, गुलाम बना लिया अंग्रेजों के आने के बाद। सो वही बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों से पहले हमारा भारत देश क्या था, इंडिपेंडेंट था, आजाद सोने की चिड़िया था, लेकिन अंग्रेज आ गए तो भाई इस चिड़िया के पंख काट दिए गए और हमारे भारत को क्या बना लिया गया, गुलाम बना लिया गया। सो अब बात करने वाले हैं यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी यानी हमारे देश की बात करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की बात करने वाले ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ध्यान समझिए, अब देखो ये हमने बात करी कि अंग्रेजों से पहले की हमने यहाँ पे बात करी है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आजादी से पहले, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी आजादी से पहले, यानी अब अंग्रेज हमारे भारत में आ चुके और हमारे भारत को क्या बना लिया उन्होंने, गुलाम बना लिया, है ना, दे आर रूलिंग, है ना, वो गुलाम बना लिया। सो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की जो है क्या हालत हो गई थी अंग्रेजों के आने से, कि एग्रीकल्चर सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना, इंडियन फॉरेन ट्रेड की, डेमोग्राफिक कंडीशंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की जो है क्या हालत हो गई थी अंग्रेजों के आने की वजह से, है ना, अंग्रेजों के आने के बाद की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे। सो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव का मतलब है जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी आजादी से पहले हमारे भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे देश में क्या लेके आया था अंग्रेजों के द्वारा, क्या लेके आया गया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, टेन्योर सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, बहुत सारे अदर नेम्स है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मत बोलिएगा कि मैम आपने बताया नहीं था, हम तो छोड़ रहे थे क्योंकि काफी बड़ा पॉइंट था ये, है ना, तो नहीं छोड़ना। 3 नंबर के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा जो है राजे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान समझिए। अब अंग्रेज आए तो अब मैं आपको ना यहीं पर समझाती हूँ। सबसे पहला जमींदारी सिस्टम बोलो या जमींदारी प्रथा बोलो, एक ही बात है, जमींदारी सिस्टम बोलो, जमींदारी प्रथा बोलो, एक ही बात है, बड़े ध्यान से समझना। देखो भाई, मैं आपको बड़े ध्यान से एक कहानी की तरह समझाऊंगी, हर एक चीज को कहानी की तरह समझना। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी लगान, लगान मूवी आप लोगों ने बहुत देखी होगी, उस मूवी से रिलेटेड ही ये पूरा का पूरा चैप्टर है। अगर तुम लोगों ने वो मूवी देखी ना तो तुम्हें ये पूरी की पूरी जो है पूरी मूवी की तरह लगेगी, पूरी हिस्ट्री हमें लगेगी पूरी मूवी की तरह, बहुत मजे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए बड़े ध्यान से देखिए हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। मान लो मेरे बच्चे ये एक, मान लो एक जमीन है, बड़ा ध्यान से मैं ना एग्जांपल समझा रही हूँ, बड़े मजे से आपको फिर पूरी की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। मान लो राजे एक जमीन है, अंग्रेजों से पहले क्या होता था, जो इस जमीन पे काम करता था वही इस जमीन का मालिक होता था। तो इस जमीन पे कौन काम करते थे, फार्मर्स काम करते थे, किसान काम करते थे, राइट, फार्मर्स काम करते थे, किसान काम करते थे, तो वही क्या होते हैं, ऑनर थे इस जमीन के। जो इस जमीन पे काम करता था वही इस जमीन का क्या होता था, मालिक होता था। अब हुआ क्या, अब अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेजों से खुशी कहाँ बर्दाश्त थी, है ना, उन्होंने देखा कि भाई ये तो बढ़िया से काम कर रहे हैं, सर्वाइवल कर रहे हैं। अब अंग्रेजों को हर एक चीज में क्या करना था, पैसा कमाना था, क्योंकि आए ही क्यों थे, भारत को लूटने ही तो आए थे, पैसा कमाने ही तो आए थे, है ना, भारत को लूटने ही तो आए थे अंग्रेज। तो उनको हर एक चीज में क्या दिखता था, पैसा, मनी, है ना, यही दिखता था कि भाई लूटना है, पैसा कमाना है। सो अंग्रेज क्या लेके आए इस चक्कर में, अंग्रेज लेके आए एक जमींदारी सिस्टम को लेके आए, एक जमींदारी प्रथा को लेके आए। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या लाई गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब अंग्रेजी सरकार जो थी, अंग्रेजों के द्वारा क्या लाई थी, एक जमींदारी प्रथा लेके आई थी। अंग्रेजों ने क्या किया, बेसिकली अंग्रेजों ने कुछ जमींदार्स को अपॉइंट किया, कुछ जमींदार्स को क्या किया राजे, अपॉइंट किया, कुछ जमींदार्स को क्या किया, अपॉइंट किया, ठीक है। और इन जमींदारों को क्या बना दिया, इन जमीन का मालिक बना दिया। पहले कौन थे इस जमीन के मालिक, किसान थे, लेकिन अब इस जमीन का मालिक किसको बना दिया, अब इस जमीन का मालिक किसको बना दिया, जमींदारों को जो है बना दिया। क्या बना दिया, किसको बना दिया, जमींदारों को बना दिया। और जमींदारों को क्या कह दिया, ऑनर ऑफ द लैंड है, भाई ऑनर ऑफ द लैंड या सोयल जो मर्जी बोलो, यानी अब ये जो जमींदार है वो इस जमीन के मालिक है। अब किन लोगों को इस जमीन का मालिक बनाया, किन जमींदारों को बनाया, जो बेसिकली किन लोगों को जमींदार बनाया, बेसिकली जो अंग्रेजों के गुलाम थे, पपेट थे, पालतू कुत्ते थे, जो मर्जी बोलो, है ना, मैं यहाँ गाली नहीं दे रही हूँ, है ना, मैं यहाँ पे नॉर्मली लैंग्वेज में बात करूँ कि एक्चुअल में दे आर लाइक अ पपेट। अंग्रेजों ने जो बोला उन्होंने वही किया, है ना।
अंग्रेज बोलेंगे, वो अंग्रेजों के मतलब इशारों पे नाचने वाले लोगों को जो है क्या बना दिया, जमींदार बना दिया, यानी इस जमीन का क्या बना दिया, मालिक बना दिया। अब अंग्रेजों ने क्या बोला इन जमींदारों को कि भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो कितने मर्जी फार्मर्स को पॉइंट कर, कितना मर्जी उनको एक्सप्लॉइट कर, कितना मर्जी उनको मार, मुझे मेरा फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट चाहिए, यानी मुझे मेरा लगान चाहिए, मुझे मेरा फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट चाहिए। ठीक है जी, तो ये क्या थे, इशारों पे नाचना। जी सर, जी हुकुम मेरे आका, जी हुकुम मेरे आका। तो जमींदारों ने क्या किया, जमींदारों ने फार्मर्स को क्या किया, अपॉइंट किया, किसानों को किसानों को क्या किया, अपॉइंट किया, है ना। अब सारा दिन सारी रात मेहनत करते, खून पसीना एक निकाल निकाल कर बेचारों ने फसलें उगाते थे लोग, है ना। अब फार्मर्स क्या थे, है ना, फार्मर्स को क्या किया पॉइंट, तो बेसिकली ये ब्रिटिश तो दोनों का ही बाप है, इसके अंडर भी आ रहा है और ये भी, है ना, सीधी सी बात है। अब जमींदार ने किसको पॉइंट किया, फार्मर्स ने फार्मर्स को पॉइंट किया। फार्मर इस जमीन पे क्या करता था, खेती करता था, जो भी खेती करता था, यानी खेती करने पर जो भी मान लो फसल उगी, अब उग के वो फसलों को बेचता था, बेच के जो भी फार्मर के पास पैसा आता था, जमींदार क्या करता था, वो सारा पैसा उनसे क्या कर लेता था, हड़प लेता था, यानी उनसे सारा का सारा रेवेन्यू को कलेक्ट कर लेता था, सारा का सारा रेवेन्यू उनसे निकाल लेता था। एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट किसको देता था, अंग्रेजों को देता था, बाकी अपनी जेब में क्या कर लेता था, दबा लेता था। यानी ये थी, और बेचारे फार्मर के पास इतना भी पैसा नहीं बचता था कि बेचारे को फिर से फसलें उगानी है, फिर से जो है खाद खरीदना है, बीज खरीदना है, उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचता था। और इस चक्कर में बेचारा किस पे डिपेंड होता था, मनी लेंडर पे डिपेंड होता था, सेठ साहूकार बड़े बड़े व्यापारी लोगों पे डिपेंड होता था, उनसे लोन लेता था ताकि फसलों को उगा सके। और लोन ले तो लेता था, लेकिन इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लेता था कि उसको चुका नहीं पाता था, और लास्ट में क्या कर लेता था, मतलब एक तो चुका नहीं पाता था तो डेट ट्रैप में फंस जाता था, कर्जे के जाल में फंस जाता था, और लास्ट में क्या कर लेता था, सुसाइड कर लेता था। ये हो रहा था, ये हालत थी हमारे देश की किसानों की, ये हालत थी हमारे देश के फार्मर्स की। तो मैं आपको पूरी की पूरी कहानी अब दोबारा से समझा रही हूं, ध्यान समझिए। देखो भाई, अब पहले क्या होता था, अंग्रेजों के आने से पहले जो इस जमीन पे काम करता है वही जमीन का मालिक था, तो फार्मर इस जमीन पे काम करते तो वही क्या थे, किसान ही क्या थे, जमीन के मालिक थे। अब अंग्रेजों को हर एक चीज में अपनी टांग तो घुसानी ही है ना, हर एक चीज में उनको पैसा कमाना ही है। तो अंग्रेज क्या लेके, एक जमींदारी प्रथा को लेके, एक जमींदारी सिस्टम को लेके आए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर इसको किसको अपॉइंट किया, जमींदारों को अपॉइंट किया, और जमीन का क्या बना दिया, उनको मालिक बना दिया। और किन लोगों को एक जमींदार बनाया, जो उनके पपेट थे, जो इनके इशारों पे नाचे थे। तो अब जमींदार क्या करते थे, फार्मर्स को अपॉइंट करते थे, सारा दिन सारी रात फार्मर्स मेहनत करते थे, फसल उगाते थे, उगाकर जो बेचते थे, जो पैसा आता था फार्मर के पास, वो सारा का सारा पैसा जमींदार हड़प लेता था। और जमींदार फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट अंग्रेजों को देता था, और बाकी अपनी जेब में क्या कर लेता था, दबा लेता था। और किसानों के पास, फार्मर के पास इतना भी पैसा नहीं बचता था कि वो दोबारा से फसल उगा पाए। और इतनी बुरी हालत हो गई थी हमारे देश की फार्मर्स की कि बेचारे को उधार लेना पड़ता था, मनी लेंडर, सेठ साहूकार, व्यापारियों से उधार लेना पड़ता था फसलों को उगाने के लिए, है ना। और उधार ले तो लेता था, लेकिन इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार ले लेता था, इतने ज्यादा ब्याज पे ले लेता था उधार कि वो उसको चुका नहीं पाता था, और लास्ट में डेट ट्रैप में फंस जाता था, कर्जे के जाल में फंस जाता था, और लास्ट में क्या कर लेता था, सुसाइड कर लेता था हमारे देश का किसान, हमारे देश के फार्मर्स। तो ये पूरी हालत थी। तो ये हमने यहाँ पे क्या करी बात, ठीक है। अब फार्मर्स को ही हम यहाँ पे अदर अदर नेम से बोला जाता है, इनको बोला जाता है टिलर्स ऑफ द सोइल या टिलर्स ऑफ द लैंड भी इनको बोलते हैं, एक ही बात है, फार्मर्स ही है। या फिर इनको लैंडलेस लेबर्स भी बोला जाता था। फार्मर्स को लैंडलेस लेबर भी बोला जाता है। लैंडलेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि जमीन पे काम तो कर रहे हैं, लेबर तो है, लेबर मतलब मजदूरों की तरह काम करे, लेकिन लैंड उनकी नहीं थी, लैंडलेस यानी जमीन नहीं है उनकी, बट स्टिल लेबर की तरह जमीन पे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। एम आई क्लियर, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी चीज और भी बताऊंगी। चलिए, यहां तक आपको ये समझ आया कि जमींदार बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, जो फार्मर्स उगाता था, बेचता था, जो पैसा आता था फार्मर के पास, जमींदार सारा हड़प लेता था। फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट जो है किसको दे देता, अंग्रेजों को दे देता था, और बाकी अपनी जेब में दबा लेता था, फार्मर्स के पास कुछ भी नहीं बचता था। यहां तक हमें समझ आया। अब इसके अलावा और क्या करता था जमींदार, अब आपको पता, जमींदार क्या बोलता है, मैं जमीन का मालिक हूं, है ना,
क्या बोलता था, मैं जमीन का मालिक हूं। तो यहाँ पे मंजी डाल के जमींदार क्या हो जाता था, पसर जाता था, यानी सो जाता था, लेट जाता था, है ना, है ना। जब पैसा लेने की बारी आती थी तो जमीन का मालिक बन जाता था। लेकिन फार्मर्स की कोई मदद नहीं करता था जमींदार, कि कोई उनकी मदद कर दे, कोई उनको अच्छी क्वालिटी के सीड्स दिलवा दे, कोई खाद दिलवा दे, है ना, कोई इरिगेशन का परमानेंट सोर्स, कोई कुआं खुदवा दे, कोई ट्यूबवेल वगैरह लगवा दे, नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना। बेचारे किस पे डिपेंड थे, रेनफॉल पे डिपेंड थे। अरे बरसों, अरे मेगा मेगा बारिश आ गई तो फसल उग गई, और बारिश नहीं आई तो फसल नहीं उगी। यानी जमींदार कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे वो एग्रीकल्चर में, कुछ फार्मर्स की मदद कर दे ताकि फार्मर्स अच्छे से खेती कर पाए, अच्छे से फसल उगा पाए। नहीं, उस समय में तो जमींदार उनकी कोई मदद नहीं करता था। लेकिन जब पैसा लेने की बारी आती थी तो जमीन का मालिक बनके जो है खड़ा हो जाता था उनके सामने, और उनको बहुत मारता था, उनको बहुत एक्सप्लॉइट करता था, और सारा सारा पैसा हड़प लेता था। एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट अंग्रेजों को देता था, बाकी अपनी जेब में क्या कर लेता था, दबा लेता था। तो ये हमने पूरी की पूरी कहानी जो है यहां से समझ ली है। अब फटाफट एक बार देख लीजिए इस पूरे के पूरे को। लैंड रेवेन्यू क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी जमीन से रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो भी पैसा जनरेट हुआ, वो जमींदार हड़प लेता था, है ना। जमींदारी सिस्टम आपको पता ही चला, टेन्योर का मतलब होता है काइंड ऑफ रेंट पे करना पड़ता था। यानी फार्मर्स को इस जमीन पे काम करने के लिए दे नीड टू पे द रेंट, उनको सारा का सारा पैसा जो है जमींदार को पे करना पड़ता था। जमींदार फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट जो है अंग्रेजों को देता था, बाकी अपनी जेब में दबा लेता था। वही लैंड सेटलमेंट सिस्टम है ना। तो बहुत सारे इसके अदर नेम्स है, एक ही बात है, ठीक है। अब फटाफट से देख लीजिए। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी जो अंग्रेज थे इन इंडिया आए, है ना, अंग्रेजों ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक यूनिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंड सेटलमेंट, या फिर कोई भी बोलो, या फिर जमींदारी सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशन था अमंग ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, जमींदारों के बीच में, और टिलर ऑफ द सॉइल का मतलब है फार्मर्स के बीच में। यानी तीनों के बीच में एक क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। फिर ये किसको पॉइंट करते थे, जमींदारों को पॉइंट करते थे, ठीक है। जमींदार किसको पॉइंट करते थे, फार्मर्स को पॉइंट करते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट तीनों का ही क्या है, बाप है, मतलब दोनों का ही, सॉरी, क्या है, बाप है ना, इसका भी और इसका भी, राइट। तो यानी एक तरह से ट्रायंगुलर रिलेशन था बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, जमींदारों के बीच में, और फार्मर्स के बीच में। और दिस was popularly known as जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, और जिसको हम क्या बोलते थे, जमींदारी सिस्टम बोलते थे, जमींदारी प्रथा भी बोलते थे। क्या क्या मेन फीचर्स थे इस सिस्टम के, सबसे पहला, जो जमींदार थे उनको क्या बना दिया गया था, एक परमानेंट ऑनर ऑफ द सॉइल। अंग्रेजों ने जमींदार को एक जमीन का क्या बना दिया गया था, इस जमीन का क्या बना दिया था, मालिक बना दिया था, यानी परमानेंट ऑनर ऑफ द सॉइल बना दिया था। विच इंप्लाइड दैट जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा था फ्रॉम द कल्टीवेशन, ध्यान समझिए, जो फार्मर फसल उगा रहे थे, उगा के बेच रहे थे, बेच के जो भी फार्मर्स के पास पैसा आ रहा था, वो सारा का सारा पैसा कौन हड़प लेता था, वो जमींदार हड़प लेते थे। एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट जमींदार किसको पे करता था, अंग्रेजों को देता था, और बाकी जो अपनी जेब में क्या कर लेता था, दबा लेता था। वही बात करें कि जो भी पैसा आता था कल्टीवेशन से, यानी जो भी वो खेती बाड़ी करते थे, खेती करके जो भी पैसा आता था, वो टू एक्यूर टू दी जमींदार, वो किसके द्वारा हड़प लिया जाता था, वो किसके द्वारा ले लिया जाता था, जमींदारों के द्वारा लिए जाता था, इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर। यानी फार्मर्स के पास वो पैसा नहीं रहता था, वो सारा का सारा पैसा जमींदार ले लेता था। जमींदार फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट अंग्रेजों को देता था, बाकी अपनी जेब में दबा लेता था। जमींदार वर टू पे ऑफ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज अ लैंड रेवेन्यू। कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें, कि जमींदार एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट जो है वो किसको पे करता था, जमींदार एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट किसको पे करता था, अंग्रेजों को पे करता था, और बाकी अपनी जेब में क्या कर लेता था, दबा लेता था। जमींदार वर फ्री, आजाद थे, टू एक्सट्रैक्ट, निकाल सके, एज मच as from the tillers of the soil। टिलर्स का मतलब होता है फार्मर। जमींदार क्या थे, फ्री थे। जमींदार था फ्री, कि वो कितना मर्जी जो है फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, फ्री, कि कितना मर्जी उनको एक्सप्लॉइट करे और कितना मर्जी उनसे जो है पैसा निकालने की कोशिश करे। अंग्रेजों ने पूरी छूट दी थी जमींदार को कि अब वो कितना मर्जी फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करे, तो जमींदार आर फ्री कि वो कितना मर्जी जो है फार्मर से पैसा निकलवा सके। एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट अंग्रेजों को देता था, और बाकी जो है अपनी जेब में क्या कर लेता था, दबा लेता था। वही हमने यहाँ पे बात करी। तो जमींदार फ्री थे कि वो कितना मर्जी जो है फार्मर से एक्सट्रैक्ट कर सकता था पैसा, एज दे कुड, जितना वो करना चाहे। सो इनफैक्ट द ओनली इंटरेस्ट क्या था जमींदार का, जमींदार का मेन पर्पस ही था पैसे को मैक्सिमाइज करना। हर साल वही कोशिश करता था कि ज्यादा
ज्यादा रेवेन्यू जो है उनसे निकाल सके फार्मर से, और एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट ब्रिटिशर्स को देने के बाद बाकी जो है सारा का सारा पैसा जो है जमींदार जो है क्या कर सके, हड़प सके। तो द ओनली इंटरेस्ट ही जमींदारों का यही होता था कि वो मैक्सिमाइज कर सके रेवेन्यू कलेक्शन को, यानी ज्यादा पैसा जो है किससे कलेक्ट कर सके, ज्यादा पैसा किससे कलेक्ट कर सके, जल्दी से मुझे बताइए, ज्यादा वो पैसा जो है फार्मर से क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, यानी वो क्या कर सके, निकाल सके। इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द टिलर्स, टिलर्स का मतलब होता है फार्मर्स, यानी फार्मर्स के इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता था, यानी फार्मर्स का तो सोचता ही नहीं था जमींदार। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं यहां से बताऊं जमींदार क्या कर रहे थे, ज्यादा उनसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा उनसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, और बेचारे फार्मर्स का तो सोच ही नहीं रहे थे, इतना ज्यादा उनसे पैसा निकलवा रहे थे, एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट अंग्रेजों को देने के बाद वो क्या कर रहे थे, अपनी जेब में दबा रहे थे, और बेचारे फार्मर्स का नहीं सोचा जा रहा था। अरे बेचारे फार्मर्स के पास इतना तक पैसा नहीं था कि दोबारा से उनको फिर से फसलों को क्या करना, उगाना है। बेचारे फिर से किस पे डिपेंड होते थे, मनी लेंडर पे डिपेंड हो जाते थे, वहां से उधार ले लेते थे, इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार ले लेते थे कि वो उसको चुका नहीं पाते थे, और लास्ट में जो है फार्मर्स क्या कर लेते थे, आत्महत्या कर लेते थे, यानी क्या कर लेते थे, सुसाइड कर लेते थे, जो हमने यहाँ पे क्या करी है, बात करी। तो वही हम यहाँ पे बात करें कि जमींदार की यही कोशिश होती थी कि वो जितना ज्यादा जो है पैसा निकाल सके, और फार्मर्स के बारे में तो सोचते ही नहीं थे। जमींदार डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, जमींदार को घंटा फर्क नहीं था कि वो कुछ एग्रीकल्चर की कंडीशंस को इंप्रूव करे, कि फार्मर्स की मदद करे, कोई कुआं खुदवा दे, कोई उनको अच्छी क्वालिटी के सीड्स, अच्छी क्वालिटी के खाद दिलवा दे, नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क था तो सिर्फ और सिर्फ किससे, पैसा कमाने से, यानी सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, मारते थे, और कोशिश करते थे बस उनसे ज्यादा पैसा क्या कर सके, लूट सके, ज्यादा पैसा क्या कर सके, हड़प सके। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था खेती हो रही है नहीं हो रही, फसल उग रही है नहीं उग रही, उनको बस अपने पैसे से क्या था, फर्क था, और कुछ नहीं था। तो वही हम बात करें, अब कुछ बात करते कि क्या कारण था कि हमारे उस समय की बात करूं कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बैकवर्ड होती जा रही थी। तो हम वही सारी बात कर रहे हैं कि अब और चीजें, हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, उस सिस्टम की, जमींदारी सिस्टम की बात करें। बहुत ज्यादा अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था फार्मर्स का, किसके द्वारा, जमींदारों के द्वारा। तो ये आपको पता है कि जमींदार बहुत ज्यादा अनलिमिटेड एक्सप्लॉइट कर रहा था फार्मर्स को, है ना, कोशिश कर रहा था, कितना मर्जी उनसे जो है पैसा निकलवाने की कोशिश करता था, रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करता था, हर साल जो है रेवेन्यू को ज्यादा मैक्सिमाइज कर सके। एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट अंग्रेजों को देने के बाद सारा का सारा पैसा कौन हड़प लेता था, जमींदार जो है हड़प लेता था। तो वही बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड एक्सप्लॉइट किया जा रहा था फार्मर्स को। जो रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू थे वो हर साल क्या करे जाते थे, रेस करे जाते थे जमींदारों से, जमींदारों के द्वारा, विच लीड टू फ्रीक्वेंट एविक्शन ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल। टिलर्स ऑफ द सॉइल मतलब फार्मर्स। क्या बोला जा रहा है, ध्यान समझिए, हर साल जमींदार क्या कोशिश करता था कि इस रेवेन्यू को ज्यादा, अगर आज मान लो 1 लाख रुपए निकाला है ना, तो अगले साल वो कोशिश करता था 1.5 लाख रुपए उनसे निकाल पाए, और उससे अगले साल कोशिश करता था 2 लाख पे, यानी हर साल उसकी कोशिश रहती थी कि ज्यादा जो है रेवेन्यू को क्या कर सके, जनरेट कर सके। एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट अंग्रेजों को देने के बाद बाकी सारा का सारा पैसा जमींदार खुद हड़प सके, है ना, खुद कमा सके। यही जो है जमींदारों की क्या होती थी, कोशिश होती थी, जो हमने बहुत अच्छे से बात करी। नेक्स्ट, द टिलर्स वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर। तो जो टिलर्स है यानी जो फार्मर्स थे, उनको क्या स्टेटस मिल गया था, एक लैंडलेस लेबर का स्टेटस मिल गया था, क्योंकि बेचारे जमीन पे काम तो कर रहे थे, लेकिन उनको कोई भी मतलब, लेकिन वो जमीन उनकी नहीं थी, वो लैंडलेस थे, और लेबर की तरह, मजदूरों की तरह बस काम कर रहे थे। सो उस समय जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, यानी जो भी हमारी फार्मिंग थी, वो बहुत ही ज्यादा जो प्रिंसिपल सोर्स थी लाइवलीहुड की, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो लोगों को सर्वाइवल का जो एक साधन था, वो बहुत ही ज्यादा किस में चला गया था, बैकवर्डनेस में चला गया था, बहुत ही ज्यादा बिछड़ गया था। वही हमने यहाँ पे क्या करी है, बात करी कि काफी ज्यादा जो है उस समय जो है अंग्रेजों के समय हमारे देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था, बैकवर्ड हो गया था, यानी पिछड़ गया था। वही हमने यहाँ पे क्या करी है, बात करी है। चलिए जी, जो सेकंड पॉइंट है फटाफट से देखिए। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे क्या बात करी है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या, ध्यान समझिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। देखो भाई, पहले क्या होते थे, जो भी क्रॉप्स उगाई जाती थी, है ना, वो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाई जाती थी। यानी अंग्रेजों से पहले की बात करूं तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, यानी द क्रॉप्स वर ग्रोन ओनली फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। यानी जो भी क्रॉप्स उगाई जाती थी वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, यानी फार्मर बस अपना पेट पाल सके, अपने परिवार का, अपने बच्चों का क्या कर सके, पेट पाल सके। अब हुआ क्या, अब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, कमर्शियलाइजेशन कर दिया। कमर्शियलाइजेशन का मतलब है अब फार्मर्स को बोला गया कि सेल्फ
कंजम्पशन के लिए मत उगाओ बल्कि मार्केट में बेच के पैसा कमाओ। क्यों उनको बोला गया पैसा कमाने के लिए? क्यों क्यों कमर्शियलाइजेशन लेके आए? क्यों फार्मर्स को बोला गया कि फसलों को बेचो, बेच के पैसा कमाओ? क्यों? क्योंकि अगर बेचेंगे पैसा आएगा तो ही तो जमींदार हड़पेगा, और जमींदार जब हड़प लेगा तो फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट अंग्रेजों को देगा, बाकी जमींदार अपनी जेब में क्या करेगा? घुसा लेगा, मतलब अपनी जेब में दबा लेगा वो पैसा, राइट? तो वही हमने यहाँ पे क्या करी है, बात करी कि कमर्शियलाइजेशन किया, यानी फोर्स किया गया फार्मर्स को कि वो क्रॉप्स को सेल्फ कंजम्पशन के लिए ना उगाए बल्कि मार्केट में बेचे, बेच के पैसा कमाए, ताकि जो है जमींदार जो है उनसे पैसा निकाल सके, फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट जो है अंग्रेजों को दे सके, बाकी जमींदार जो है अपनी जेब में क्या कर सके? दबा सके। तो वही बात करी कि फोर्स किया गया फार्मर्स की कि वो प्रोड्यूस करे, जो भी फसलें उगाए वो बेचने के लिए उगाए, ताकि फॉर सेल इन दी मार्केट रेदर देन फॉर दी सेल्फ कंजम्पशन, की खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि मार्केट में बेचे, बेच के पैसा कमाए, ताकि जो है जमींदार जो है उनसे पैसा निकाल सके। अगर वो पैसा ही बेचेंगे नहीं तो बेच के पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो जमींदार कैसे हड़पेगा, और जमींदार नहीं हड़पेगा तो फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट अंग्रेजों को कैसे देगा, बाकी अपनी जेब में कैसे दबाएगा, है ना? सीधी सी बात। तभी उनको बोला गया कमर्शियलाइजेशन, है ना, फोर्स किया गया कि खुद के कंजम्पशन के लिए बल्कि मार्केट में बेचो, बेच के पैसा कमाओ। इसके अलावा फार्मर्स को फोर्स किया गया कि वो फूड क्रॉप्स ना ग्रो करें, यानी वीट, राइस, ये चीजों को ना उगाए बल्कि कैश क्रॉप को ग्रो करे, यानी रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करे, बेसिकली कैश क्रॉप को ग्रो करे, कॉटन ग्रो करे, जूट करे, इंडिगो करे। क्यों करे? ताकि अंग्रेज उसको एज अ रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर सके। ध्यान समझिए, मान लो राज्य ये इंडिया है और ये राज्य मान लो हमारा क्या है, ब्रिटेन ले लेते हैं, हमारा तो नहीं है, हमारा तो भारत ही है ना, हमारा भारत इंडिया है, और ये मान लो ब्रिटेन है। अंग्रेज क्या कहते थे? अंग्रेज बोलते थे कि तुम क्या करो, कॉटन, जूट, इंडिगो ये सब उगाओ। क्यों? ताकि वो जो भी उगाएंगे वो उसको क्या लेके जा सके, ब्रिटेन में लेके जा सके, और ब्रिटेन में उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सके, और फिर हमारे ही भारत में आके हमें ही क्या करे, बेचे। तो बेसिकली यही वो चाहते थे। तो हमें बोला गया कि हम कैश क्रॉप्स उगाए, कॉटन उगाए, जूट, इंडिगो, यानी ताकि उसको वो एज अ रॉ मटेरियल जो है अपने देश में उसको लेके जा सके, है ना? जैसे कि मान लो 100 रुपए की कॉटन हमारे देश से लेके गए और फिर हमारे ही देश में आके 1000 रुपए का सामान बना के बेच रहे हैं, कोई शर्ट बना के बेच दी, कोई बेडशीट कॉटन की बना के बेच दी, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, समझ आया मैं यहाँ पे क्या बात करूँ? तो वही बात करें कि हमें बोला गया, फोर्स किया गया कि हम कैश क्रॉप यानी ये सबको उगाए, ना कि हम कंजम्पशन वाली क्रॉप्स को, यानी इन चीजों को ना उगाते हुए हम इन चीजों को उगाए, ताकि वो यूज कर सके इन क्रॉप्स को एज अ रॉ मटेरियल की तरह, जो है वो इन क्रॉप्स को क्या कर सके, यूज कर सके, यानी रॉ मटेरियल की तरह अपने देश में लेके जाए, अपने देश में उससे फसल उगाए, है ना, सॉरी, अपने देश में लेके जाए, अपने देश में उससे फिनिश गुड कन्वर्ट करे। जैसे कॉटन ले गए, कॉटन से कुछ भी बना लिया और फिर हमारे ही भारत में आके हमें ही क्या कर रहे थे, बेच रहे थे और हमें लूट रहे थे, है ना? और इवन हमें क्या बोला गया कि अगर तुम इंडिगो की फसल उगाते हो, अगर तुम इंडिगो उगाते हो, इंडिगो मतलब होता है नील की खेती, अगर तुम इंडिगो की प्रोडक्शन करते हो तो अंग्रेज कहते थे फार्मर्स को कि हम तुम्हें दुगना रेट देंगे, हायर प्राइस देंगे और एडवांस में पैसा देंगे, जितना तुम मांगोगे उतना पैसा देंगे। जब हमारे लोगों को लगा अरे पैसा ही पैसा है, ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वो इंडिगो की फसल उगाने लग जाते थे, यानी नील की खेती करने लग जाते थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक बार अगर उन्होंने फसल उगा ली तो जमीन बंजर हो जाएगी, उसके बाद वो और कोई फसल नहीं उगा पाएंगे उसके ऊपर, है ना? तो वो उनको ये नहीं पता था, उसके लिए वो हायर प्राइसेस देते थे, एडवांस में पैसा देते थे फार्मर्स को, ताकि वो किसकी फसल उगाए, इंडिगो यानी नील की खेती जो है करे। तो कमर्शियलाइजेशन कर दिया था। ये हमने यहाँ पे क्या करी है, बात करी है कि फोर्स किया गया फार्मर्स को कि भाई सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मार्केट में बेचने के लिए फसलों को उगाए, मार्केट में बेचे, बेच के ताकि उनके पास पैसा आए, जमींदार हड़प ले, फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट जमींदारों को, फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट अंग्रेजों को दे, बाकी जमींदार अपनी जेब में दबा ले। इसके अलावा उनको फोर्स किया गया कि वो कैश क्रॉप्स को उगाए ताकि वो उसको एज अ रॉ मटेरियल की तरह लेके जा सके, और उनको बोला कि तुम इंडिगो उगाओगे तो हम तुम्हें हायर प्राइसेस और एडवांस में पैसा देंगे। नेक्स्ट क्या थी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि उस समय हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, कम थी, यानी बहुत ही कम प्रोडक्शन हो पा रही थी। इसका रीजन क्या था कि क्यों इतनी ज्यादा कम प्रोडक्शन हो रही थी? क्योंकि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। हम किस पे डिपेंड थे? रेनफॉल पे डिपेंड थे। बारिश आ गई तो फसल उग गई और बारिश नहीं आई तो फसल नहीं उगती थी, क्रॉप फेलियर हो जाता था, राइट? तो वही हम बात करें कि इरिगेशन
फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी, कोई ट्यूबवेल, कोई कुआं वगैरह उस समय ये नहीं था, है ना। हम किस पे डिपेंड थे? रेनफॉल पे डिपेंड थे, बारिश पे डिपेंड थे। बारिश आ गई तो बल्ले बल्ले हो गई, बारिश आ गई तो फसल उग गई, और बारिश नहीं आई तो फसल नहीं उगती थी, क्रॉप फेलियर हो जाता था। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीनें लाइक ट्रैक्टर वगैरह, उस समय ये सारी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी। किससे उगाई जाती थी फसलें? बेसिकली मैन पावर और कैटल पावर का इस्तेमाल किया जाता था। मैन पावर का मतलब है खुद के कंधे पर, खुद के कंधे पर हल ऐसे ऐसे रख के वो चलते थे, राइट। मदर इंडिया मूवी देखी हो कभी जिंदगी में तो समझ गए हो। या कैटल पावर का इस्तेमाल किया जाता था, बैल के पीछे वो हल लगा के, है ना, बैल वो एक तरह से वही बोल रहे, राइट। तो वही बात करें तो इसलिए इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा क्या थी, कम। लैक ऑफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और यही कारण था कि उस समय जो है प्रोडक्टिविटी जो थी वो क्या थी, बहुत ही ज्यादा क्या थी, कम। हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी, बहुत ज्यादा हम डिपेंडेंट थे। किस पे डिपेंड थे? रेनफॉल पे डिपेंड थे। अगर बारिश आ जाती थी तो फसल उग जाती थी, और बारिश नहीं आती थी तो फसल नहीं उगती थी, क्रॉप फेलियर हो जाता था। यही हम बात करें। नेक्स्ट क्या था? स्कैटर्ड होल्डिंग। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरी बिखरी जमीनें थी, या फिर इसको अलग पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। स्मॉल का मतलब है छोटे, फ्रेगमेंटेड का मतलब है बिखरा बिखरा, स्कैटर्ड एक ही बात है। यानी जो लोगों के पास जमीनें थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में थी और फैले फैले एरिया में थी, फैले फैले एरिया में थी। मान लो मेरी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ। अब छोटे छोटे टुकड़े और फैले फैले एरिया में होते थे, इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी क्या थी, बहुत ही ज्यादा कम थी। अगर यही मैं इकट्ठा करके उनको एक साथ बड़ा एरिया दे दूं, इन चारों को इकट्ठा करके एक बड़ा एरिया दे दूं, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी हो पाती है। अब इसको टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल इजिली हो जाता था यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो पाती थी। लेकिन उस समय की बात करें तो लोगों के पास जो जमीनें थी वो बहुत ज्यादा स्मॉल, छोटी छोटी जमीनें थी, और बहुत ज्यादा फैले फैले एरिया में थी। एक शहर के इस कोने में, एक शहर के छोटे से इस कोने में, राइट, वगैरह वगैरह। तो बहुत छोटे छोटे जमीनें और बहुत ही बिखरे बिखरे एरिया में थे, तो इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, कम थी। नेक्स्ट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कहने का मतलब है कि जो भी अंग्रेज थे या जो भी जमींदार थे वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। यानी कहने का मतलब है कि अंग्रेज और जमींदार कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि इस जमीन को, यानी इस लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि थोड़ा पैसा लगा दे, फार्मर्स की मदद कर दे, फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी की सीड्स, खाद, है ना, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करवा दे, कुआं वगैरह खुदवा दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता था उनको। तो कोई भी वो इनिशिएटिव नहीं लेते थे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे एग्रीकल्चर में, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, राइट। सारी की सारी सरदर्दी फार्मर की होती थी, उनका कोई वो नहीं था। लेकिन जब पैसा लेने की बारी आ जाती तो नवाब बन के आ जाते थे। जब पैसा लेने की बारी आ जाती तो क्या बोलता था जमींदार? मैं जमीन का मालिक हूं, है ना, यही होगा जो मैं चाहूंगा। तो वो कोशिश कर सारा का सारा पैसा उनसे हड़प लेते थे, फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट किसको दे देते थे? अंग्रेज को दे देते थे, और बाकी जो है वो जमींदार अपनी जेब में क्या कर लेते थे? दबा लेते थे। वही हमने यहाँ पे क्या करी है, बात करी। तो फटाफट से एक बार देख लीजिए हम यहाँ पे क्या बात करें। जो अंग्रेज थे और जमींदार थे वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि वो प्रमोट कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कि एग्रीकल्चर में, खेत में कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाए। देयर वाज लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। कोई भी फार्मर्स के पास कोई परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन, यानी कोई कुआं, ट्यूबवेल वगैरह की फैसिलिटी, कोई अच्छी क्वालिटी की सीड्स, कोई मॉडर्न मशीनें लाइक ट्रैक्टर हो गया, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें नहीं थी। इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो उस समय बहुत ही ज्यादा क्या थी, कम थी। एग्रीकल्चर जो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट था? रेनफॉल पे डिपेंडेंट था। बारिश आ गई तो फसल होगी, बारिश नहीं आई तो फसल नहीं होगी, एंड देयरफॉर कंटिन्यू टू बी अनसर्टेन। इस वजह से बहुत ज्यादा जो फसलें थी वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन रहती थी। बारिश आ जाती थी तो उग जाती थी, बारिश नहीं आती थी तो नहीं उगती थी, तो काफी ज्यादा अनसर्टेन रहता था, राइट। तो वही हमने यहाँ पे बात करें कि जो अंग्रेज और जमींदार कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि एग्रीकल्चर में वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके। गल्फ था ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल। गल्फ का मतलब होता है गैप, किसके बीच में? ऑनर ऑफ द सॉइल का मतलब है जमींदार, है ना, और टिलर ऑफ द सॉइल का मतलब है फार्मर। इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा क्या था, गैप था। आप इसमें कैसे पॉइंट लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो कि जमींदार बहुत ज्यादा अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन करता था फार्मर्स का, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड एक्सप्लॉइट करता था। सेकंड पॉइंट बना के आप लिख सकते हो उसकी कोशिश यही रहती थी कि जितना ज्यादा जो है वो रेवेन्यू को क्या कर सके, जनरेट कर सके, और ज्यादा जो है उनसे रेवेन्यू निकालने की कोशिश करता था। एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था, बाकी जो है जमींदार जो अपनी अपनी जेब में दबा लेता था। जमींदार कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था कि फार्मर्स की कोई हेल्प कर सके, एग्रीकल्चर में उनकी कोई हेल्प कर सके, कुछ एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट कर सके, नहीं, उनकी कोई हेल्प नहीं करता था। और इस वजह से जो फार्मर्स के साथ बहुत ज्यादा अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। आप यही सारे पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, है ना।
और इस वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा था, बैकवर्ड हो रहा था, राइट, बैकवर्डनेस हो रही थी। तो अब यही सारे पॉइंट जो है जो आपने पढ़ा है ना इस चैप्टर में, जो भी आपने इस टॉपिक में पढ़े हैं, वो सबका निचोड़ जो है आप यहाँ पे आके लिख सकते हो। चलिए जब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है फेमिनिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फेमिनिज्म का मतलब होता है भुखमरी की समस्या हमारे भारत में आ गई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजों के समय पर हमारे देश में बहुत ही ज्यादा भुखमरी की सिचुएशन आ गई थी, यानी लोग भूख की वजह से, यानी उनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए अनाज तक नहीं था और बेचारे इस वजह से भूख से तड़प 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 के क्या हो रहे थे, मर रहे थे, बहुत ही ज्यादा भूखमरी की सिचुएशन आ गई थी। तो वही है, सो फेमिनिज्म का मतलब होता है सेवरल शॉर्टेज ऑफ फूड। हमारे देश में फूड की क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी। क्यों? क्योंकि क्रॉप फेलियर बहुत ज्यादा हो रहा था। और क्यों क्रॉप फेलियर हो रहा था? क्योंकि हमारे देश में इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, कोई कुआं कोई ट्यूबवेल। हम किस पे डिपेंड थे? रेनफॉल पे डिपेंड थे। बारिश आ जाती थी तो फसल उग जाती थी, बारिश नहीं आती तो फसल नहीं उगती थी, अनसर्टेन थी सीधी हर चीज, राइट। तो इस वजह से बहुत ज्यादा क्रॉप फेलियर हो रहा था और हमारे देश में फूड की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, यानी भुखमरी की सिचुएशन आ गई थी। एंड रिजल्टिंग इन हमारे देश में बहुत ही ज्यादा हंगर, बहुत ज्यादा भुखमरी, एक स्टारवेशन, मतलब एक तरह से काइंड ऑफ बहुत ज्यादा भुखमरी की सिचुएशन आ गई थी। लोग भूख से तड़प तड़प के क्या हो रहे थे, मर रहे थे। सो अगर बात करी जाए तो अगर बात करी जाए, ये एक ऐसा पीरियड था राजे, ये एक ऐसा पीरियड था 1760 से लेके 1943 तक की, अब मैं बात कर रही हूं, है ना। हमारे देश में इतनी ज्यादा भुखमरी थी, इतनी ज्यादा भुखमरी थी, वो भी रेगुलर बेसिस पर जो है इतने टाइम तक भुखमरी रही थी। सो इंडिया वाज हिट बाय टेरिबल फेमिनिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी रेगुलर बेसिस पे हमारे देश में बहुत ही ज्यादा क्या थी, भुखमरी की जो है क्या थी राजे, सिचुएशन थी, जो हमने यहाँ पे क्या करी है, बात करी है। सो मोस्ट सिग्निफिकेंट, देखो मैंने ये बात करी कि पूरे यहां से लेके यहां तक बहुत ज्यादा भुखमरी थी, लेकिन इस पीरियड में भी एक ऐसा साल था, एक ऐसा साल था जो कि था 1769 से 70, एक ऐसा साल था जो बंगाल के अंदर इतनी ज्यादा भुखमरी थी। बंगाल के अंदर अगर आप देख पा रहे हो, लोगों के ढांचे दिख रहे हैं, ढांचे मतलब खाने के लिए कुछ नहीं था, बेचारे भूख से तड़प 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 के मर गए थे। यानी एक ऐसा साल था 1769 से 70, जो बंगाल के अंदर इतनी ज्यादा भुखमरी थी, इतनी ज्यादा भुखमरी थी और इतने लोगों की जो है डेथ हो गई थी, इतने लोगों की जान चली गई थी इस वजह से, इस भुखमरी की वजह से। तो वही बात करें, एक ऐसा साल था जहां पे ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल, जिसको हम बोलते हैं, फैमिन का मतलब भुखमरी थी बहुत ही ज्यादा बंगाल के अंदर, विच क्लेम्ड द लार्ज टॉल्स ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। मोर देन 85 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू रिपीटेड फेमिनिज्म। इतनी ज्यादा भुखमरी की सिचुएशन थी कि मोर देन 85 मिलियन लोगों की जो है हमारे देश में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। बस एक चीज अच्छी हुई थी कि एटलीस्ट आजादी के बाद हमारे देश में भुखमरी की वजह से किसी की डेथ नहीं हो रही थी, और उससे पहले तो बहुत ज्यादा हमारे देश में बहुत ज्यादा भुखमरी की वजह से लोगों की डेथ हो रही थी। तो भाई बात करें, सो एटलीस्ट एक चीज हुई थी, देयर हैव बीन नो फैमिन, एटलीस्ट भुखमरी नहीं होती, भुखमरी से रिलेटेड नो फैमिन रिलेटेड डेथ का मतलब है एटलीस्ट भूख की वजह से किसी की डेथ नहीं हो रही थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। सिंस इंडिपेंडेंस मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैव बीन नो फैमिन रिलेटेड डेथ, यानी भुखमरी से एटलीस्ट किसी की डेथ नहीं हो रही थी, जान नहीं जा रही थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ये अच्छी चीज हुई थी। तो वही बात करें कि बहुत ज्यादा हमारे देश में भुखमरी की सिचुएशन आ गई थी, और ये ईयर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ईयर याद रखना। और इस ईयर कौन सा है, फैमिन्स ऑफ बंगाल में, है ना, बहुत ज्यादा इस ईयर में जो है बंगाल के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या रही थी, भुखमरी रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड इट्स इंपैक्ट, ध्यान समझिए। सो हम यहाँ पे बात करें पार्टीशन ऑफ द कंट्री का मतलब है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ। अब आपको पता है अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन अंग्रेज जाते जाते भी इंडिया और पाकिस्तान में क्या करके गए थे, एक फूट डाल के गए थे, राइट, काइंड ऑफ उनको लड़वा के गए थे, और इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था, यानी पार्टीशन हो गया था। तो अब यहाँ ये बात करें कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे, दो देश, है ना, तो इससे हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। इंपैक्ट की हम यहाँ पे बात करें कि हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ा था, तो अगर इंपैक्ट की बात करें तो बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। कैसे पड़ा था, देखो, कुछ ऐसे रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, कुछ ऐसे रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, जैसे कि वेस्ट पंजाब हो गया और एक सिंध हो गया,
जो कि बंटवारे की वजह से वो पाकिस्तान में चला गया था। वो एरिया वो बहुत ज्यादा रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरिया है, बंटवारे की वजह से वो कहां चला गया था, पाकिस्तान में चला गया था। और यही कारण है राजे कि हमारे भारत में फूड ग्रेन्स की बहुत ज्यादा क्या होगी थी, कमी होगी थी। पॉपुलेशन ज्यादा थी हमारे देश में और फूड ग्रेन्स की जो एरियाज थे वो बहुत ही ज्यादा क्या थे राजे, कम थे। तो एक बार मैं फटाफट से बात करती हूँ। सो पार्टीशन ऑफ द कंट्री की वजह से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अब हुआ क्या कि हमारे भारत में पॉपुलेशन तो 82% थी, लेकिन 65% ऑफ फूड ग्रेन्स एरिया, लेकिन फूड ग्रेन्स एरियाज बहुत ही ज्यादा क्या थे, कम थे। क्यों इतने कम थे? क्योंकि कुछ रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज थे जहां पे बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन होती है, जो कि वेस्ट पंजाब और सिंध, वो कहां चले गए थे, पाकिस्तान के अंदर वो आ गया था, राइट। वो एरिया पाकिस्तान के अंदर चला गया था और इसी वजह से जो है हमारे भारत में बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स की क्या होगी थी, कमी होगी थी, है ना। तो वही हम बात करें, दिस कॉज फूड क्राइसिस इन दी कंट्री, और जिसकी वजह से फूड की क्राइसिस होगी थी, यानी फूड ग्रेन्स की हमारे देश में बहुत ही ज्यादा क्या होगी थी, कमी होगी थी। ये हमने यहाँ पे क्या करी है, बात करिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अभी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा टॉपिक पढ़ लिया कि अंग्रेजों के आने की वजह से हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत होगी थी, वो हमने यहाँ पे बात करी है। अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी हमारे देश में। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब आजादी से, ईव मतलब बिफोर, ऑन द ईव मतलब आजादी से पहले हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी, मतलब आजादी से पहले मतलब गुलाम ही है देश, राइट। सो जब हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, राइट, जब हमारे देश में अंग्रेज आ गए थे, तो उस समय हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो है क्या हालत थी। तो देखो भाई, मैं आपको सबसे पहले पहला पॉइंट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज को लगाना, है ना, इंडस्ट्रीज को लगाना। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज को हटाना। यानी कहने का मतलब ये था कि अंग्रेजों ने हमारे देश की इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया था। बड़े ध्यान से समझना। देखो भाई क्या था, अंग्रेजों से पहले हमारा देश क्या था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा कर रहा था। ये मैंने आपको पहले भी पॉइंट बताया, है ना, बहुत अच्छा कर रहा था हमारा देश हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में। और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में थी, वर्ल्ड वाइड थी। यानी पूरे विश्व में जो है इन प्रोडक्ट्स की क्या थी राजे, डिमांड थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि इनकी इंडस्ट्रीज तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इनके हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो उन्होंने देखा कि इनकी इंडस्ट्रीज तो बहुत अच्छा कर रही है, तो इनको गुलाम कैसे बनाऊंगा मैं, है ना। अगर ये अच्छा काम करेंगे तो हम इसको गुलाम कैसे बनाएंगे। वो आए क्या थे, हमें गुलाम बनाने, हमें लूटने, हमें टॉर्चर करने, यही तो करने आए थे अंग्रेज हमसे, है ना, यही तो करने आए थे भारत में अंग्रेज, राइट। तो उन्होंने बोले इनको गुलाम कैसे बनाऊं, तो उन्होंने बोला हटाओ हटाओ ये इंडस्ट्रीज हटाओ, निकाले इंडस्ट्री। और हम लोगों को क्या किया, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, अत्याचार किया हमारे देश के लोगों पर। और हमें बोला जाओ खेती बाड़ी करो, जाओ हमारे लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करो, कॉटन होगा, जूट, इंडिगो, ये सारी चीजों की फसल होगा, ताकि हम तुमसे जो है उसको लेकर जाए अपने ब्रिटेन में, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करे और फिर तुम्हारे ही भारत में आकर तुम्हें ही बेचे और तुम्हें ही क्या करे, लूट ले। ये चाहते थे अंग्रेज। सो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को हटा दिया, लोगों को मारा पीटा, किसी के बच्चे उठा लिए, किसी की बीवियों को उठा लिया, किसी की मां उठा के लेके चले गए। ये हालत कर रहे थे, इतनी बुरी हालत कर रहे थे, इतना मार रहे थे, इतना टॉर्चर कर रहे थे, ताकि जो लोग हैं अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर दे, इंडस्ट्रीज बंद कर दे और किस पे चले जाए, खेती बाड़ी पर चले जाए और वहां पर जाके रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करे, कॉटन उगाए, जूट उगाए, इंडिगो, ये फसलें यानी रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करे, ताकि हम जो है उनसे लेके जाए अपने देश में, ब्रिटेन में लेके जाए, है, और वहां पे उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करे और फिर भारत में आके भारत के लोगों को लूट ले। यही तो चाहते थे अंग्रेज। और एक शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, इन शॉर्ट में बात करूं, हमें बना दिया गया था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, बना दिया गया था इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, क्योंकि हम फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर थे, हैंडीक्राफ्ट गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे पूरे देश में। अब हमें क्या बोला गया, हटाओ जाके रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करो, और रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर जो है हम लोगों को बना दिया गया। तो वही बात करें कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया हमें, कि हम रिमूव कर दिए गई थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, क्या कर दिया था, हटा दिया गया था, तबाह कर दिया था, बंद कर दिया गया था।
और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का, कि रिमूव करें इंडस्ट्रीज को फ्रॉम इंडिया, हटा दिया गया था और हमें फोर्स किया गया कि हम किसमें कहां काम करें, एग्रीकल्चर में काम करें, खेती बाड़ी में काम करें, और हमें क्या बना दिया था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया गया था इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। तो हमें क्या बना दिया गया था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया गया था, नॉट द एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, है ना, सीधी सी बात है। इसके अलावा क्या लेके आए थे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को जो है वो लेके आए थे। बड़े ध्यान से समझिए क्या है, प्लीज सबका ध्यान यही होना चाहिए। देखो भाई, पहले हमें पता है इंडस्ट्रीज को हटा दिया गया था। कैसे इंडस्ट्रीज हटाई गई थी, बहुत मारा, टॉर्चर किया, एक्सप्लॉइट किया लोगों को, किसी के बीवी, किसी के बच्चे, किसी के माँ, किसी के बाप को उठा के ले गए, बहुत बुरा हाल किया। पहले तो फिजिकली वो वायलेंस से, मतलब वही फिजिकली टॉर्चर किया, राइट। लेकिन कुछ लोग निडर थे, नहीं डरे, उन्होंने कहा तूने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ये हमारी धरती है, हमारी भूमि है। जो भगत सिंह जैसे लोग थे जो नहीं डरे, उन्होंने कहा ये हमारी धरती, हमारी भूमि है, हमारी मर्जी, हम जो करना चाहे, हम जो उगाना चाहे, हमने जो काम करना है हम वो करेंगे। तू कौन होता है, हमारी धरती पे खड़े हो गए, हमारी भूमि पे खड़े हो गए, हमें बताने वाला कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तू कौन होता है। तो बहुत सारे लोग निडर थे, वो नहीं डरे, वो ऐसे थे जो करना कर ले, मारना मार ले, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को तो मारकर फिजिकली वायलेंट, मतलब फिजिकली बहुत ज्यादा अत्याचार करके कर उनसे इंडस्ट्रीज बंद करवा दी। और कुछ लोग थे जो नहीं माने, है ना, उन्होंने बोला जो उखाड़ना है उखाड़ ले, हम नहीं डरते थे से। तो फिर उन्होंने क्या किया, मेंटल गेम खेली, दिमाग से, दिमागी गेम खेली, है ना। जब उन्होंने देखा कि फिजिकली हम नहीं कर पा रहे, उनको फिजिकली अत्याचार करके हमसे ये नहीं करवा पा रहे, तो उन्होंने फिर एक माइंड गेम्स खेली, राइट। तो फिर वो क्या लेके आए, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को लेके आए। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन किया, है ना, भेदभाव करते हुए। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स पॉलिसी को जो है वो लेके आए थे। किस तरीके की टैक्स पॉलिसी लेके आए थे, ध्यान समझिए, बड़े ध्यान समझना। मान लो राज्य इंडिया है और ये क्या है, ब्रिटेन है। ये क्या है, राज्य ब्रिटेन है। क्या क्या टैक्स पॉलिसी, कैसे कैसे भेदभाव करते हुए उन्होंने टैक्स की पॉलिसीज बनाई थी। अगर हमारा भारत देश रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता, अगर हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं ब्रिटेन को, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई भी टैक्स नहीं लगाया। क्यों टैक्स नहीं लगाया, ताकि हमारे भारत से जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटेन में सस्ते दाम पर चले जाए, ताकि वो उसको इजीली फिनिश गुड में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके और वापस जो है भारत में लेके आके बेच सके, है ना। तो वही बात करें, सो नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, यानी अगर इंडिया से ब्रिटेन अगर हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगाए, ताकि जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटेन में सस्ते दाम पर चले जाए और ब्रिटेन क्या कर सके, वो उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सके और फिर हमारे भारत में आके हमें ही बेचे और हमें ही क्या करे, लूटे। नेक्स्ट, नो टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम इंडिया। क्या बोला गया कि अगर भारत ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को खरीदता है तो उस पर भी उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया। इसका रीजन भी यही था, ताकि जो उनका सामान है वो हमारे भारत में सस्ते दाम पर आ जाए और हमारे भारत के लोग जो है अंग्रेजों का सामान खरीदे और अपने भारत का सामान ही ना खरीदे। और यही तो चाहते थे कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड हो, है ना। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया, कि अगर हम फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं ब्रिटेन से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया, ताकि उनका सामान जो है हमारे भारत में सस्ते दाम पर आ जाए, है ना, सस्ते दाम पे आ जाए और हम जो लोग हैं उनका सामान खरीदे, अंग्रेजों का सामान खरीदे और अपने देश का सामान ना खरीदे, सिर्फ अपना सोचा, अपना फायदा सोचा। नेक्स्ट, हाई टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, यानी हैंडीक्राफ्ट गुड्स आउटसाइड इंडिया। अगर हम हैंडीक्राफ्ट गुड्स को, फिनिश गुड्स को बेचते थे इंडिया से बाहर, तो उस पर इतना टैक्स लगाया कि हमारा प्रोडक्ट इतना महंगा हो गया। यानी 1000 रुपए का जो प्रोडक्ट था उस पर 20-20 हजार रुपए का टैक्स लगा देते थे। अब वो प्रोडक्ट 21,000 का बना दिया, तो कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदता था हमारे देश का प्रोडक्ट, कोई नहीं खरीदता था। सिर्फ राजा महाराजा और जो नवाब लोग थे वही उसको अफोर्ड कर पाते थे, वही बस खरीद पाते थे, और इसके अलावा कोई भी हमारे देश के प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदता था। तो हमारे देश पे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट, मतलब अगर हम एक्सपोर्ट करते थे फिनिश गुड तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, सो दैट नो वन कैन परचेज इट, नो वन कैन अफोर्ड इट, कोई इसको खरीद ही ना पाए, कोई उसको अफोर्ड ही ना कर पाए, राइट। सिर्फ राजा महाराजा और जो नवाबी लोग जो है इसको अफोर्ड कर पाते थे और कोई भी। हाई टैक्स ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का मतलब है हमारे देश के प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगा दिया था। इतना ज्यादा हमारे देश का प्रोडक्ट महंगा हो गया था कि हम जो लोग हैं, हमारे भारत के लोग जो है अपने देश का प्रोडक्ट को अफोर्ड ना कर पाए, और इस वजह से वो ताकि अंग्रेजों का प्रोडक्ट खरीदे, और वही तो चाहते थे अंग्रेज कि उनका प्रोडक्ट खरीदा जाए, उनका प्रोडक्ट खरीदा जाए, और हमारे भारत के लोग जो है अपने ही देश का सामान ना खरीदते हुए अंग्रेजों का सामान जो है खरीदे। यही उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को वो क्या करके आए, लेकर आए। इसके अलावा
क्या क्या किया फटाफट से, क्या हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था मशीन मेड प्रोडक्ट से। देखो भाई, अब हमारे प्रोडक्ट जो थे वो मशीन मेड नहीं थे, हमारे देश में तो मशीनें ही नहीं थी कि मशीनों से बनाए जा सके, हम लोग हाथों से बना रहे थे। अब हाथों से बना रहे थे, हैंडीक्राफ्ट थी, चीजें हाथों से बना रहे थे, तो इस वजह से उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी और थोड़ा महंगा भी होता था। आपको पता ही है हाथों वाली चीजें ज्यादा महंगी रहती है ना। लेकिन जो अंग्रेजों के प्रोडक्ट थे वो मशीन मेड थे, अब मशीनों से बने थे, अब मशीनों से बने थे तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट थे और प्राइस भी कम था। और यही कारण है कि हम जो लोग हैं, हमारे भारत के जो लोग हैं, वो अंग्रेजों के प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के थे, मशीन मेड थे, है ना, और प्राइस भी थोड़ा कम था एज कंपेयर टू हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, हमारे भारत के लोगों की डिमांड चेंज हो रही थी, वो वेस्टर्न को अडॉप्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको अंग्रेजों के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आकर्षित लग रहे थे, बहुत सुंदर और बहुत इनोवेटिव लग रहे थे। वो जो लोग हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ अडॉप्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा सुंदर होते थे, कम प्राइस पे होते थे, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते थे एज कंपेयर टू आवर इंडियन प्रोडक्ट, है ना। और इस वजह से हमारे देश के लोगों की जो डिमांड है वो भी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। जो पीपल है दे आर अडॉप्टिंग दी वेस्टर्न कल्चर को, वो क्या कर रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे। नेक्स्ट रेलवे हमारे देश में आ गई थी, हमारे देश में रेलवे भी आ गई थी, हमारे देश में, है ना, हमारे देश में रेलवे भी आई थी। बट एक बात बताओ, क्या हम लोग उस रेलवे को इस्तेमाल कर पा रहे थे? नहीं, हम लोग तो भाई बैलगाड़ी पे थे। रेलवे लेके आए अंग्रेज, लोग लेके आए रेलवे को, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए, और जो इसका बेनिफिट है वो सिर्फ अंग्रेजों को मिल रहा था। हम इंडियन पीपल तो इस रेलवे को यूज तक नहीं कर पा रहे थे, हम लोग तो बैलगाड़ी पर ही थे, बैलगाड़ी पर ही। तो इस वजह से हो क्या रहा था, रेलवे लाने की वजह से क्या हो रहा था कि जो अंग्रेज है वो एक्सपेंड कर पा रहे थे ब्रिटिश प्रोडक्ट को, एक्सपेंड कर पा रहे थे ब्रिटिश प्रोडक्ट को इन अ होल इंडियन मार्केट, इन अ होल इंडियन मार्केट, पूरे इंडियन मार्केट पे वो एक्सपेंड कर पा रहे थे। समझाती हूँ, देखो भाई क्या हो रहा था। अब अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, रेलवेज का इस्तेमाल कर रहे थे, रेलवेज वो ले आए थे, ठीक है जी, रेलवेज ले आए थे। हो क्या रहा था, अब सामान को अब इधर से उधर पहुंचाना है, मान लो जैसे दिल्ली से मुंबई पहुंचाना है सामान, तो रेलवेज के थ्रू वो बहुत इजीली पहुंचा देते थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता था, बहुत इजीली जो है सामान को इधर से उधर वो जो है पहुंचा देते थे रेलवेज के थ्रू। हम लोग किस पे डिपेंड थे, हम लोग तो रेलवेज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, रेलगाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, हम लोग किस पे डिपेंड थे, हम लोग बैलगाड़ी पर ही डिपेंड थे। तो हमें महीनों महीने लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह सामान को इधर से उधर लेके जाने में। और यही कारण है कि अंग्रेज बहुत इजीली सामान को इधर से उधर ले जा पा रहे थे रेलवेज के थ्रू। इस वजह से अंग्रेज जो है अपने प्रोडक्ट को, यानी ब्रिटिश प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर पा रहे थे, पूरी की पूरी इंडियन मार्केट में जो है वो क्या कर पा रहे थे, एक्सपेंड कर पा रहे थे अपने सामान को, पूरे के पूरे भारत में जो है वो क्या कर पा रहे थे, एक्सपेंड कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास रेलवेज था। तो रेलवेज के थ्रू वो इजीली जो है सामान को इधर से उधर जो है लेके जा पा रहे थे, और उन्होंने एक्सपेंड कर दिया था अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट को पूरी की पूरी इंडियन मार्केट में। आप ये चीज को जरूर मेंशन करेगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। हमारे देश में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो मशीनें वगैरह मतलब जिससे प्रोडक्शन हो सके, जैसे कि मशीन वगैरह होगी। हमारे देश में ऐसी कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी जहां पे मशीनें बने, है ना। तो हमारे देश में वो इंडस्ट्रीज नहीं थी कि मशीनें बन सके। तो ये भी एक पॉइंट था कि अंग्रेजों के पास बड़ी बड़ी मशीनें थी, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहां पे मशीनें बन पाए, राइट। लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी कि मशीनें बन पाए, इसलिए हम हाथों से बना रहे थे, इसलिए हमारे देश के प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के भी नहीं होते थे और काफी कॉस्टली भी रहते थे एज कंपेयर टू ब्रिटिश प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी क्या है, ध्यान समझिए कि हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो जीडीपी में बहुत ही ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहा था। अभी इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में कराऊंगी, रुक जाओ, ये 7 पॉइंट के लिए अभी थोड़ा होल्ड रखो, 7 पॉइंट होल्ड रखिए, करवाऊंगी। एक बार 8 पॉइंट पाइए, फिर 7 पॉइंट पे आऊंगी। नेक्स्ट है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक का मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रोथ कर रही थी हमारे देश की मॉडर्न इंडस्ट्री। देखो भाई, हमारे देश में पहली बात मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी नहीं, और आई ही थी तो बहुत ज्यादा बिगिनिंग की स्टेज पे थी, बहुत ही ज्यादा इनिशियल स्टेज पे थी, और बहुत ही ज्यादा अभी स्लो ग्रोथ कर रही थी। तो वही बात करें तो ब्रिटिश राज के अंडर, ब्रिटिश राज जो हमारे देश में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रोथ कर रही थी। और वो आई ही कब थी, इट वॉज ओनली इन दी मतलब इस पीरियड के अंदर अगर मैं बात करूं, ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब है इस पीरियड के अंदर जो है मॉडर्न इंडस्ट्रीज ने अपनी एमर्जेंस को शो किया, मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रीज देखने को मिली थी हमारे देश में, है ना। लेकिन अगर
में कौन कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज की यहाँ पे हम बात करें, फटाफट से देख लीजिए। जैसे कि इनिशियली बात करें तो कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स हमारे देश में सेटअप हुई थी, यानी आई थी। अगर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की बात करो, अगर मैं कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की बात करूं तो ये कहाँ पे लोकेटेड थी? वेस्टर्न इंडिया में थी, बेसिकली महाराष्ट्र गुजरात वाली साइड पर जो है लोकेटेड थी। महाराष्ट्र और गुजरात वाली साइड लोकेटेड थी, और किसके द्वारा कंट्रोल कर रही थी, किसके द्वारा चलाई जा रही थी? हमारे इंडियंस के द्वारा, यानी भारतीय लोगों के द्वारा ये इंडस्ट्रीज को चलाया जा रहा था। लेकिन अगर मैं जूट टेक्सटाइल मिल्स की बात करूं, अगर मैं राजे जूट टेक्सटाइल मिल्स की बात करूं तो ये जो इंडस्ट्रीज थी वो कहां पे थी? वो बंगाल के अंदर थी। और किसके द्वारा चलाई जा रही थी? अंग्रेजों के द्वारा जो है ये इंडस्ट्रीज को क्या किया जाता था? चलाया जाता था, यानी फॉरेनर्स के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा इस इंडस्ट्रीज को क्या किया जा रहा था? चलाया जा रहा था। अब सेकंड पॉइंट बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे देश में टिस्को भी आई थी। कब आई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम टिस्को बोलते हैं, ये कब आई थी? 1907 में आई थी। ये इंडस्ट्री काफी अच्छा कर रही थी उस समय, बहुत ज्यादा अच्छे से चल रही थी इंडस्ट्रीज, काफी ज्यादा डेवलप हो रही थी इंडस्ट्रीज उस समय, काफी ग्रो कर रही थी इंडस्ट्रीज। इसका रीजन ये है कि रेलवेज में या उनको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता था तो वहां पे उनको क्या चाहिए होता था? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कोई कुछ भी बनाना है रेलवेज वगैरह के लिए, उनको क्या चाहिए होता था? स्टील, आयरन, है ना, ये सारी चीजों की जो है रिक्वायरमेंट होती थी, जो उनको कहाँ से मिलती थी? इस इंडस्ट्री से मिलती थी, है ना, इस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से जो है मिलती थी। तो इस वजह से ये जो इंडस्ट्री है, ये जो कंपनी है, वो काफी ज्यादा जो है अच्छा कर रही थी, अच्छा ग्रो कर रही थी, अच्छे से डेवलप हो रही थी। तो ये याद रखना कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी उस समय पे। कब आई थी? 1907 में। ईयर वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, यानी 1945 की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में कुछ और इंडस्ट्रीज खुलने लगी थी, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज, पेपर, शुगर इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज भी जो है धीरे धीरे खुलने लगी थी। देयर वाज हार्डली कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हमारे देश में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, या थी तो बहुत ही इक्का दुक्का, वरना तो थी ही नहीं। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जहां पे मशीनें बने, तो मशीनें भी तो किसी इंडस्ट्री में बनती है ना, वो इंडस्ट्रीज हमारे देश में थी ही नहीं। और यही कारण है कि हमारा देश जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का में जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा कम कर रहा था, यानी हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी में। जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट करने का मतलब है बहुत ही ज्यादा कम प्रोडक्शन हो रही थी हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और यही कारण है कि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा था? कम कर रहा था। अब यहीं से एक पॉइंट आता है कि क्या कारण है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो गया था, है ना, बहुत ज्यादा कम ग्रो कर रहा था, जीडीपी में बहुत ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो आप पूरा पूरा अपने हिसाब से लिख सकते हो, सब कुछ निचोड़, कि हमारे देश में क्या कारण है। आप खुद बताइए क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही ज्यादा कम ग्रो कर रहा था, जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट कर रहा था, प्रोडक्शन में कम कंट्रीब्यूट कर रहा था? क्योंकि हमारे देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को हटा दिया गया था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया था, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी लेके आए थे। इस वजह से हमारे देश की इंडस्ट्रीज क्या होगी थी? तबाह होगी थी, खत्म हो गई थी। इसके अलावा हमारे देश में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थोड़ी बहुत आई थी वो बहुत ही ज्यादा इन्फेंट स्टेज पे थी, बहुत ही ज्यादा बिगिनिंग स्टेज पे थी, और यही कारण है कि हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहा था प्रोडक्शन में, जीडीपी में, इवन हमारे देश की ग्रोथ में, और बहुत ज्यादा क्या था? बैकवर्ड हो गया था हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो वही सब कुछ यही है, ध्यान से देख लीजिए कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ले आए थे, इस वजह से इंडस्ट्रीज हमारी खत्म हो गई थी। मॉडर्न इंडस्ट्रीज तो बहुत ही ज्यादा स्लो एक्सपेंड हो रही थी, बहुत ज्यादा इन्फेंट स्टेज पे थी हमारी, है ना, ठीक है। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी हमारे देश में, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज हमारी बहुत ही ज्यादा इन्फेंट स्टेज पे थी, बहुत ही ज्यादा बिगिनिंग स्टेज पे थी, एंड दैट्स व्हाई जो हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहा था प्रोडक्शन में, हमारे देश की जीडीपी में, इवन हमारे देश की ग्रोथ में बहुत ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहा था, इवन इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी ज्यादा बैकवर्ड हो रहा था। तो यही पॉइंट आपने यहाँ पे भी लिखना है कि क्या कारण है कि हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी में। तो वही पॉइंट लिखोगे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हटा दी गई थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी वो ले आए थे, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रो कर रही थी, बहुत ज्यादा इन्फेंट स्टेज में थी। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखोगे, और यही कारण है कि हमारे देश के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहा था प्रोडक्शन में, देश की जीडीपी में, और बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो गया था, है, ग्रो नहीं कर रहा था। यही सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने और कुछ नहीं करना है। चलिए आइए, तो टू ब्रिटिश रूल की हम यहाँ बात करें, प्रायर टू ब्रिटिश रूल मतलब क्या? अंग्रेजों से पहले की बात कर रहे हैं, कि हमारे देश की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। एक ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ों की इंडस्ट्री है बेसिकली, है ना, उस समय हमारे उस इंडस्ट्री की क्या हालत थी हम वो बात कर रहे हैं, यानी अंग्रेजों से पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो एक ऐसी इंडस्ट्री है, यानी टेक्सटाइल
इंडस्ट्री मतलब कपड़ों की एक इंडस्ट्री थी हमारे भारत में, बहुत ज्यादा फेमस थी वर्ल्ड वाइड। मतलब जो प्रोडक्ट, जो कपड़ा बनता था ना, उस कपड़े की जो डिमांड है सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में थी, वर्ल्ड वाइड थी, बहुत ज्यादा फेमस थी, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही इतना बढ़िया होता था। एक बार देख लेते। तो उस इंडस्ट्री का क्या नाम था? डेकाई मुस्लिम। उस इंडस्ट्री का नाम था डेकाई मुस्लिम, जो कि कहां पे थी? बंगाल के अंदर थी। जो कि अगर बात करी जाए इन नियर ढाका, है ना, ढाका के बिल्कुल पास में थी, है ना, डेकाई मुस्लिम जो बंगाल में थी, ढाका के पास थी। और ढाका क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट कैपिटल है बांग्लादेश की। अगर आज की बात करी जाए तो वो बांग्लादेश की कैपिटल है। ये जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड एज द फाइनेस्ट कॉटन टेक्सटाइल। यानी इसके अंदर एक कॉटन का कपड़ा बनता था, वो इतना ज्यादा सॉफ्ट था, इतना ज्यादा फाइनेस्ट, इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट था कि अगर ये अंगूठी है ना, अंगूठी में से भी वो कपड़ा इतना इजीली, कहते ना मलमल का कपड़ा था, इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा, इतना कहते ना रेशम का, मतलब बिल्कुल ही सॉफ्ट सा कपड़ा था, है ना, मलमल टाइप ऑफ कपड़ा था। तो बहुत ज्यादा फाइनेस्ट कॉटन टेक्सटाइल, ये मतलब बहुत ही फाइनेस्ट कपड़ा बनाते थे। और उस कपड़े का नाम था एक मलमल। मलमल वॉज द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ डेकाई मुस्लिम। यानी इस इंडस्ट्री का सबसे बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट था मलमल का कपड़ा था। साफ पता चल रहा है मलमल मतलब कितना सॉफ्ट था, है ना, कितना सॉफ्ट सा कपड़ा था। और जनरली कपड़ा ये किसके द्वारा पहना जाता था? बड़े बड़े रॉयल लोगों के द्वारा, नवाबी लोगों के द्वारा जो है पहना जाता था। इसलिए इस कपड़े का नाम रखा गया था मलमल शाही, क्योंकि ये मलमल का कपड़ा शाही लोगों के द्वारा, खास लोगों के द्वारा, नवाबी लोगों के द्वारा पहना जाता था। और मलमल खास, खास मतलब खास लोगों के द्वारा पहना जाता था, शाही लोगों, नवाब लोगों के द्वारा पहना जाता था। इसलिए इस कपड़े का नाम रखा गया था मलमल शाही, और मलमल खास जो है इसका रखा गया था, जो हमने यहाँ पे क्या करिए राजे बात करी गई। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सिक्स्थ पॉइंट। फिफ्थ और सिक्स पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को मैं यहाँ एक ड्रेन ऑफ वेल्थ भी आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं, मैं लिख देती हूँ, क्योंकि पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ का 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आई अब फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं अंडर ब्रिटिश रूल। यानी अंग्रेजों के समय हमारे देश का फॉरेन ट्रेड क्या था? फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार कैसा था, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा था हमारे भारत का, है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा था। तो फटाफट से देख लीजिए, लेट्स से मान लो ये राज्य इंडिया है और ये क्या है, मान लो ब्रिटेन है। तो क्या किया अंग्रेजों ने, है ना, हमारे देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा था? तो सबसे पहले हमें क्या बना दिया गया था? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। आपको भी पता है इंडस्ट्रीज हटा दी गई थी, हमें क्या बोला था? जाओ खेती बाड़ी में करो काम, तुम खेती बाड़ी के लिए बने हो, जाओ वहां पे जाके रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करो, हमारे लिए कॉटन, जूट, इंडिगो उगाओ, ताकि हम जो है ब्रिटेन में लेके जाए, उससे फिनिश गुड में कन्वर्ट करे, और फिर तुम्हारे भारत में आ गए, तुम्हें ही क्या करे, बेचे, और तुम्हें ही क्या करे, लूटे रहे। तो हमें क्या बना दिया गया था? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया गया था, और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स जो है हमें बना दिया गया था, राइट। चलिए इसके अलावा वो क्या लेके आए थे? नो टैक्स कर दिया था एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। यानी अगर हम जो है ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल, अगर हम रॉ मटेरियल बेचते थे, तो अंग्रेजों ने उस पे ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया। क्यों टैक्स नहीं लगाया? ताकि हमारे देश से जो रॉ मटेरियल है अंग्रेजों के पास सस्ते दाम पर चला जाए। यानी कोई टैक्स नहीं लगाया। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल, इंडिया से ब्रिटेन बेच रहे थे, उस पर टैक्स नहीं लगाया, ताकि हमारे देश से जो रॉ मटेरियल है अंग्रेजों के पास सस्ते दाम पर जो है चला जाए। नेक्स्ट, नो टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। कहने का मतलब है अगर हम फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे, उस पर भी उन्होंने टैक्स नहीं लगाया, ताकि उनका जो सामान है हमारे भारत में सस्ते दाम पर आ जाए, और हमारे भारत के लोग जो है उनका सामान खरीदे और हम अपने देश का सामान ना खरीदे। इसके अलावा हाई टैक्स लगा दिया था ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स आउटसाइड इंडिया। अगर हमारा भारत देश फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, अगर हम फिनिश गुड्स को बेचते हैं, तो उस पर इतना टैक्स लगाया, इतना हाई टैक्स लगाया। क्यों लगाया? यानी 1000 रुपए का सामान 20-20, 25-25 हजार का हो जाता था, है ना। इतना हाई टैक्स लगाया ताकि हमारे देश का सामान कोई ना खरीद पाए, और हमारे देश का जो सामान है सिर्फ नवाबी, शाही लोग, है ना, किंग्स वगैरह, मतलब कहते हैं ना राजा महाराजा, ये लोग ही अफोर्ड कर पाते थे, और कोई अफोर्ड नहीं कर पाते थे। यानी हमारे देश के प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा हाई टैक्स उन्होंने क्या कर दिया था? लगा दिया था, ताकि हमारे देश का सामान कोई भी ना खरीदे। तो ये सारी चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी काफी ज्यादा करी थी, है ना। एक तरह से हमें एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया था, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिए थे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो नए पॉइंट्स है वो लास्ट के 2 पॉइंट्स है। फटाफट से देखिए, मोनोपोली कर दी थी। मोनोपोली का मतलब है अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया था पूरा का पूरा। किस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया? अंग्रेजों ने हमें क्या बोला कि अब देखो हमें क्या बना दिया था? हमें बना दिया था एक्सपोर्टर ऑफ
रॉ मटेरियल। अब हमें बोला गया कि मोर देन 50% ऑफ रॉ मटेरियल, यानी 50% से भी ज्यादा रॉ मटेरियल सिर्फ हम ब्रिटेन में ही एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगर बाकी का बचा हुआ है तो हम दूसरे देशों में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि चाइना में, ईरान, इराक, श्रीलंका में, अदर कंट्रीज में फिर हम कर पाएंगे। तो यानी उन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल अंग्रेजों ने अपने पास ही रखा कि मोर देन 50% ऑफ रॉ मटेरियल सिर्फ अंग्रेजों के पास ही जाएगा। बाकी जो हम बचा हुआ अगर होता है, रिमेनिंग बच जाता है, तो हम दूसरे देशों में कर सकते हैं। तो वही बोला कि मोर देन 50% ऑफ रॉ मटेरियल सिर्फ कहां पे एक्सपोर्ट किया जाएगा, ब्रिटेन में ही किया जाएगा। ज्यादा रॉ मटेरियल ब्रिटेन में किया जाएगा, ताकि ज्यादा उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करे और फिर हमारे ही भारत में आके हमें ही बेचे, हमें ही लूटे। तो वही उन्होंने पूरा का पूरा मोनोपोली, पूरा का पूरा कंट्रोल रख लेते। और जो बचा हुआ अगर रिमेनिंग बच जाता है तो उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे देशों में, जैसे चाइना में, श्रीलंका में, ईरान में, इराक में, दूसरे देशों में किया जा सकता था। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ सरप्लस रिसीव्ड ऑन ट्रेड, जिसको मैं ड्रेन ऑफ वेल्थ भी बोलती हूँ, बाद में समझाऊंगी। पहले पॉइंट पे आइए, देखो क्या हुआ, बड़े ध्यान से समझना। अब हमें क्या बना दिया गया था मैम, हमें बना दिया था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम रॉ मटेरियल को बेच रहे थे, तो बेच के हमारे देश में क्या आ रहा था, पैसा आ रहा था, यानी सरप्लस आ रहा था, यानी जो भी हमारे देश में पैसा आ रहा था, यानी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल को बेच रहे थे, तो बेचने पे जो पैसा आ रहा था हमारे देश में, उसका बहुत ही ज्यादा मिस यूज किया जा रहा था, यानी उस पैसे का बहुत ही ज्यादा राज्य गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। अंग्रेज हमारे देश के पैसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यानी हमारे देश का पैसे को हमारे देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था कि हमारे देश में ग्रोथ हो सके, हमारे देश में डेवलपमेंट हो सके। नहीं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था इस चीज से। तो उन्होंने हमारे देश के पैसे को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया कि अपनी खुद की बिल्डिंग वगैरह बना सके, खुद के दफ्तर, खुद के ऑफिसेज वगैरह बना सके, यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पे उन्होंने किया, यानी खुद की बिल्डिंग, ऑफिसेज बनाने में। और दूसरा अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना, ताकि उनकी आर्मी जो है वॉर के टाइम पे स्ट्रॉन्ग रहे, उनको बम, बारूद, मिसाइलें, ये सारी चीजें उनको जो है हमारे देश के पैसे से उनको प्रोवाइड करी गई। ये था भाई, ये इतनी बुरी हालत थी। तो वही है कि जो भी हमारे देश में सरप्लस आ रहा था ट्रेड करके, यानी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट करके जो पैसा आ रहा था हमारे देश में, उसका बहुत ज्यादा मिस यूज किया जा रहा था, यानी गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी जो पैसा हमारे देश का था वो हमारे देश के डेवलपमेंट में यूज ना होते हुए कि हमारे देश की सड़कें बनाई जाए, या हमारे देश में लोगों के लिए अस्पताल, कोई स्कूल, ये सारी चीजें बनाई जाए, नहीं, हमारे देश के लिए उसको इस्तेमाल ना करते हुए अंग्रेजों ने किस लिए इस्तेमाल किया था, अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस उठाने के लिए, यानी खुद के ऑफिसेज, खुद की बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए। और दूसरा अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी वॉर के टाइम पे, युद्ध के टाइम में, जंग के समय पे उनको जो खर्चे करने पड़ते थे, वो अपना खर्चा इस पैसे से निकाल रहे थे, है ना। उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग रहे, उनको बम, बारूद, मिसाइलें, है ना, ये चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे थे, है ना। जो जंग के समय पे जो उनके खर्चे होते वो खर्चे निकाल पाए, राइट। यानी हमारे देश का पैसा जो है हमारे देश के लिए इस्तेमाल ना होते, अंग्रेज अपने फायदे के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे थे, यानी ड्रेन हो रहा था वेल्थ का, यानी जो हमारे देश की वेल्थ थी, जो हमारे देश की संपत्ति थी, ड्रेन का मतलब डूब गई थी, यानी हमारे देश की संपत्ति डूब रही थी, यानी हमारे देश का जो पैसा था वो डूब रहा था, क्योंकि अंग्रेज उस पैसे का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे थे, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे देश के सरप्लस को बहुत ही ज्यादा मिस यूज कर रहे थे, अपने खुद की बिल्डिंग, ऑफिसेज बनाने के लिए, खुद के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस उठाने के लिए, और खुद की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है उस पैसे का क्या कर रहे थे राजे, इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि हमने यहाँ पे क्या करी है, बात करी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मतलब अंग्रेजों के समय की ही यहाँ पे बात हो रही है। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन की, यहाँ पे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन की यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं राजे, बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन की हम राजे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन की यहाँ पे बात करी जा रही है। पॉपुलेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम बात करें कि उस समय अंग्रेजों के समय पर हमारे देश में पॉपुलेशन से रिलेटेड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बर्थ रेट कैसा था, डेथ रेट कैसा था, उन सब चीजों की यहाँ पे बात करी जा रही है कि कितनी पॉपुलेशन थी उस समय, वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, उस समय हाई बर्थ रेट था, बहुत ज्यादा बर्थ रेट हाई था, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी कि 2 बच्चे बहुत है। आपको भी पता, दादा
दादाओं वाले समय पे, है ना, कितने कितने बच्चे कर लेते थे, 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे भी हो जाते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, इतने इतने बच्चे कर लेते थे, 8-8, 10-10 तो बहुत ही नॉर्मल होता था उस समय, है ना। तो बर्थ रेट बहुत हाई था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस कि 2 बच्चे बहुत है। डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई था। क्यों हाई था उस समय पे? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, मेडिकल कंडीशंस अच्छी नहीं थी, कोई अच्छे हॉस्पिटल वगैरह नहीं थे, राइट। तो वही है, उस समय किस पे डिपेंड थे? वही हकीम बाबा, झाड़ा लग गया वगैरह वगैरह, आपको भी पता, सीधी सी बात है, राइट। तो उस समय डेथ रेट भी बहुत ही ज्यादा क्या थी? हाई थी। छोटी सी बीमारी में भी लोगों की डेथ हो जाती थी, छोटे से छोटे बुखार में, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, लोगों की डेथ हो जाती थी, है ना, उस समय। ठीक है, आजकल तो कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज हो गए हैं, है ना। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट काइंड ऑफ, राइट। इन्फेंट मतलब नवजात शिशु, यानी ऐसे बच्चे जो अभी 1 साल के भी नहीं हुए, यानी जिनका अभी फर्स्ट हैप्पी बर्थडे भी नहीं आया, उन बच्चों की डेथ उस समय बहुत ज्यादा हो रही थी। अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे तो उस समय की बात करूं तो 218 बच्चों की तो डेथ ही हो जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकल फैसिलिटीज उस समय अच्छी नहीं थी। आपको ही बच्चा कोई प्री मेच्योर पैदा हुआ, या कोई कॉम्प्लिकेशन थी प्रेगनेंसी में, या कोई कॉम्प्लिकेशन आई, कुछ बच्चों को छोटे सा भी कुछ हो गया तो बच्चा की डेथ हो जाती है। आजकल तो बहुत ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज एडवांस हो गई, नीकू हो गया, है ना। बच्चा प्री मेच्योर पैदा होता है तो भी आजकल बड़े इजीली बच्चों को कर दिया जाता है, बड़े इजीली बच्चा बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, राइट। लेकिन उस समय की बात करूं तो नवजात शिशुओं की जो डेथ थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बहुत ज्यादा पुअर थी। लेकिन अगर आज की बात करूं तो अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे तो सिर्फ 33 बच्चों की ही डेथ हो रही है। काफी ज्यादा आजकल जो है मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा क्या होगी, इंप्रूव होगी एज कंपेयर टू पहले की बात करी जाए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एक इंसान की एवरेज लाइफ कितनी रहेगी, एक इंसान कितना जिएगा। अगर मैं उस समय की बात करूं, अंग्रेजों के समय की बात करूं, तो एक इंसान की जो एवरेज लाइफ होती थी वो जनरली 32 साल होती थी, 32 ईयर्स। आजकल तो 32 साल तक लोग शादी नहीं करते, उस समय 32 साल एक एवरेज मानी जाती थी, है ना, क्योंकि बहुत जल्दी लोगों को भी कोई बीमारी लग गई, कुछ होगी, छोटी सी बीमारी में लोगों की डेथ हो जाती थी, राइट, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 32 साल एक एवरेज मानी जाती थी बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और लोगों में अवेयरनेस नहीं होती थी, कोई इलाज करवा पाए लोग, है ना। वही सीधी सी बात है, घर पे पड़े पड़े वो छोटी सी छोटी बीमारी में भी लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर आज की बात करें तो 69 ईयर्स है, बहुत ज्यादा आजकल मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई है, बड़ी सी बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसी, है ना, बड़ी से बड़ी बीमारियों के आजकल जो है इलाज बहुत ईजी हो गए हैं, राइट। लिटरेसी रेट, उस समय का लिटरेसी रेट, लिटरेसी मतलब कौन लोग जो है रीड एंड राइट कर पाते हैं, यानी पढ़ लिख सकते हैं, जैसे कि अखबार पढ़ लिया, लिख लिया, कोई साइन कर लिया, यानी अंगूठा छाप नहीं थे, है ना। जो उस समय लिटरेसी रेट कितना था, तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो 16% से भी कम लोग जो थे उस समय पढ़ और लिख सकते थे। और अगर मैं फीमेल लिटरेसी की बात करूं तो ओनली 7% थी, है ना। मतलब बाकी बचा हुआ कितना हुआ, मेल हुआ, आप देख लीजिए। तो ये क्या इंडिकेट करता है? जेंडर बायसनेस को बहुत ज्यादा इंडिकेट करता है कि 16% के आसपास जो है उस समय जो लोग जो है रीड एंड राइट यानी पढ़ लिख सकते थे। और फीमेल की बात करूं तो सिर्फ 7%, बाकी बचा हुआ मेल था, तो मेल लिटरेसी फिर भी थोड़ी ज्यादा थी एज कंपेयर टू फीमेल, जो क्या इंडिकेट करता है? जेंडर बायसनेस को। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो जेंडर बायसनेस को इंडिकेट करता है चारों में से, तो आपको पता होना चाहिए वो लिटरेसी रेट वाला है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1920 क्या है? आपको एक तो पता होना चाहिए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब था, 1921। यह पूछा जा सकता है 1921 को क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। पर ध्यान समझना, ये है क्या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको 3 स्टेजेस का समझना जरूरी है। पहली स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या थी? जिसमें बर्थ रेट जो है लोगों की बहुत ज्यादा हाई थी। आप लोगों को पता है लैक ऑफ अवेयरनेस की 2 बच्चे बहुत है, बहुत सारे बच्चे जो है 8-8, 10-10 बच्चे लोग कर लेते थे। और उस समय डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, छोटी सी छोटी बीमारियों में भी लोगों की डेथ हो जाती थी। अब आगे बात करें बर्थ रेट सेकंड स्टेज में, क्या बर्थ रेट अभी भी आई थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वही लैक ऑफ अवेयरनेस की 2 बच्चे बहुत हैं। और डेथ रेट धीरे धीरे कम होने लगी थी, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह खुलने लगे थे, तो थोड़ा बहुत मेडिकल फैसिलिटीज में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आने लगी थी। तो इस तरीके से जो है बीमारियों के इलाज होने लगे थे, जो डेथ रेट कम होने लगी थी। अब थर्ड स्टेज क्या है कि बर्थ रेट भी कम होने लगा, जब लोगों में अवेयरनेस आ गई कि भाई 2 बच्चे बहुत है, इससे ज्यादा बच्चे नहीं करने, तो बर्थ रेट कम होने लगा और डेथ रेट भी कम होने लगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अब धीरे धीरे क्या होने लगे, इंप्रूव होने लगे। सो देयर आर 3 स्टेजेस होते हैं जो हम यहाँ पे बात करते हैं। अब बात करते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब है जब आपकी पहली स्टेज खत्म हो गई और आपकी दूसरी स्टेज की स्टार्टिंग हो गई, यानी 1921 में ही बेसिकली क्या हुआ, आपकी दूसरी स्टेज की स्टार्टिंग हो रही है काइंड ऑफ, राइट। यानी एंड ऑफ
फर्स्ट स्टेज एंड द बिगिनिंग ऑफ सेकंड स्टेज, इसी को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। डिवाइड मतलब डिवीजन, यानी एक ऐसा डिवीजन है जो क्या बता रहा है, यानी एक ऐसे साल का डिवीजन है जिसमें पहले स्टेज की एंडिंग हो रही है और दूसरे स्टेज की बिगिनिंग हो रही है, यानी एंडिंग ऑफ फर्स्ट स्टेज, यानी फर्स्ट स्टेज खत्म होगी और दूसरी स्टेज की स्टार्टिंग होगी एट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड स्टेज। इसी को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जो कि कब हुआ है 1921 में। बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब बात करते हैं पॉपुलेशन सेंसस क्या है। व्हाट इज पॉपुलेशन सेंसस, यानी हमारे देश में जनगणना कब हुई। जनगणना का मतलब है कि पॉपुलेशन की कितनी काउंटिंग है, यानी हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन है, और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन निकाला जाता है कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, बहुत सारी चीजें होती है, राइट, जो हम यहाँ पे बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह, है ना। सो पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया का मतलब है बेसिकली डिटेल्ड एस्टिमेट करना पॉपुलेशन साइज का, कि देश में कितनी जनसंख्या है, along with complete demographic प्रोफाइल करना देश का। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जानना कि बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, ये सारी चीजों के बारे में जो है जानना, है ना। तो ये होता है पॉपुलेशन सेंसस, यानी जनगणना करना कि देश में जनसंख्या कितनी है, और अदर चीजों के बारे में जो है जानना पॉपुलेशन से रिलेटेड। अब बात करी जाए कि हमारे देश में कब कंडक्ट करी गई थी, तो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था हमारे देश में, 1881 में हुआ था। इससे पहले भी हुआ था बट वो इतना ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ था। तो अगर मैं ऑफिशियली बात करूं जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो हुआ था वो कब हुआ था, वो 1881 में हुआ था, जो आपको याद रखना है। सो फर्स्ट कब कंडक्ट हुआ था अंग्रेजों के समय की बात करूं तो 1881 में हुआ था। उसके बाद हर 10 साल के बाद जो है क्या करी जाती है, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स जो है पॉपुलेशन सेंसस करी जाती है, यानी जनगणना करी जाती है। तो याद रखना जो फर्स्ट हमारे देश में जनगणना कब हुई थी, जो सक्सेसफुल रही थी, वो कब रही थी, वो 1881 में हुई थी, और उसके बाद हर 10 साल के बाद जो है पॉपुलेशन सेंसस यानी जनगणना जो है करी जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, फटाफट से देखिए, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या, ध्यान समझिए। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि बेसिकली हम यहाँ पे बता रहे हैं वर्किंग ऑफ पॉपुलेशन, कि हमारे देश में जो जनसंख्या है अंग्रेजों के समय की यहाँ पे बात करें, देखो ऑन द ईव मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मतलब आजादी, यानी आजादी से पहले हमारे देश के ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की हम बारे में बात कर रहे हैं, यानी अंग्रेजों का ही समय, यानी हम अभी गुलाम हैं अंग्रेजों के द्वारा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है बेसिकली वर्किंग पॉपुलेशन की यहाँ पे बात करें कि जो हमारे देश में जो पॉपुलेशन काम कर रही है वो डिफरेंट सेक्टर्स में कितना काम कर रही है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स, है ना। सो बेसिकली ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स, यानी हमारे देश में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में कितने परसेंट जो लोग उस समय काम कर रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं देयर आर 3 सेक्टर्स, एक होता है प्राइमरी सेक्टर जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्टर जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा टर्शरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, राइट। सो अगर मैं बात करूं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की, उस समय की बात कर रहे हैं हम, अंग्रेजों के समय की बात, अंग्रेजों के समय की बात करें तो उस समय जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड थी, प्राइमरी सेक्टर यानी खेती बाड़ी पर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे सबसे ज्यादा कम पॉपुलेशन डिपेंड थी, और सर्विस सेक्टर पर भी बहुत ही ज्यादा कम जो है पॉपुलेशन उस समय पे क्या थी, डिपेंड थी। तो साफ दिख पा रहा है कि उस समय जो एग्रीकल्चर है वो एक मेन सोर्स था लोगों के ऑक्यूपेशन का, यानी काम धंधे का, जो लोगों का मेन सोर्स क्या था, एग्रीकल्चर था। क्या कारण है, क्यों एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर ही लोगों का एक मेन सोर्स था सर्वाइवल का उस समय पे एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। दूसरा इंडस्ट्रीज को हटा दिया गया था और हमें क्या बना दिया गया था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। और यही कारण है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उस समय पे किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, राइट। हमें एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया गया था, इसलिए जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी, उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी अपने सर्वाइवल के लिए और एज अ काम धंधे के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है। तो उस समय एग्रीकल्चर पे ही जो है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या थी, डिपेंड थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो सबसे कम जो है पॉपुलेशन डिपेंड है ना। सो इंडस्ट्रीज की बात करें, ओनली अ ब्लीक सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ब्लीक मतलब बहुत ही कम यहाँ पे लोग डिपेंड है, यहाँ पे बहुत ही स्लो, बहुत ही कम लोग डिपेंड है इंडस्ट्रियल पे। ऐसा क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज को हटा दिया गया था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था, डिस्क्रिमिनेटेड टेरी पॉलिसी वो लेके आ गए थे, राइट, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें थी, हमारे देश में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज उस समय नहीं थी, और हमें क्या बना दिया था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया गया था। हमें बोला गया कि जाओ खेती बाड़ी करो, तुम इंडस्ट्रीज के लिए नहीं बने हो। तो काइंड ऑफ यही लिखना कि इंडस्ट्रीज को हटा दिया गया था, डिस्क्रिमिनेट
लिबरेटेड टेरिफ पॉलिसी लेके आ गए थे, तो इसलिए और हमें क्या बना दिया था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, और इसलिए लोगों को कहां भेज दिया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भेज दिया गया था, है ना, और इंडस्ट्रीज को हटा दिया गया था। इसलिए जो है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे थी और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे उस समय पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा क्या थी, कम डिपेंडेंट थी। वही सारी चीजें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तीसरा, अनबैलेंस ग्रोथ थी। अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब है तीनों सेक्टर्स बहुत ही ज्यादा अनइक्वल ग्रो कर रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर तो फिर भी थोड़ा ग्रो कर रहा था, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इन्फेंट स्टेज पे था, बहुत ही ज्यादा कम ग्रो कर रहा था, यानी बहुत ही बिगिनिंग स्टेज पे था। इस वजह से बहुत ज्यादा अनइक्वल ग्रो हो रही थी तीनों सेक्टर्स के बीच में, वही हम बात कर रहे हैं। सो ग्रोथ, एक बैलेंस ग्रोथ कब होती है, जब तीनों सेक्टर्स इक्वली ग्रो कर रहे, राइट, तीनों सेक्टर इक्वली ग्रो करे। लेकिन उस समय बहुत ज्यादा अनबैलेंस ग्रोथ थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी थोड़ा ग्रो कर रहा था, लेकिन बाकी के दो सेक्टर बहुत ही इन्फेंट, बहुत ही बिगिनिंग स्टेज पे थे, जो हम बात करें। सो ग्रोथ इज बैलेंस का मतलब है जब तीनों के तीनों सेक्टर, यानी ऑल द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड, यानी जब सारे के सारे सेक्टर्स इक्वली डेवलप्ड हो, उसको हम कहते हैं बैलेंस ग्रोथ होना। बट इन केस ऑफ इंडिया, लेकिन हमारे भारत में जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर था वो तो बहुत ही इन्फेंट और बहुत ही बिगिनिंग स्टेज पे था, और इसलिए जो कंक्लूजन ये आ रहा था कि हमारे देश में उस समय एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले उस समय की बात करें, बहुत ज्यादा अनबैलेंस ग्रोथ थी। वही सारी चीजें आपको वही बताया कि बहुत ज्यादा अनबैलेंस ग्रोथ थी, अनइक्वल ग्रोथ थी। एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी ग्रो कर रहा था, बाकी के दो सेक्टर बहुत इन्फेंट और बहुत बिगिनिंग ऑफ स्टेज पे थे। ठीक है, चलिए आइए अब आगे आगे बात करते हैं मेरे बच्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे था। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, ये सारी चीजों की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी बिफोर द इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, यानी अंग्रेजों के समय की यहाँ पे बात करी जा रही है। आजादी से पहले मतलब अंग्रेजों का ही समय है, यानी अंग्रेजों के समय पे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, रेलवेज, रोड, सी पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए, सो सबसे पहले बात करते हैं रेलवेज की, बात करते हैं, राइट। सो रेलवेज इंट्रोड्यूस हो गई थी हमारे देश में 1850 में। ध्यान समझना, पहले मैं आपको ये वाला पॉइंट करा देती हूँ, रेलवेज वाला, ठीक है, बड़े ध्यान समझना। अगर मैं रेलवेज की बात करूं तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझना। रेलवे हमारे देश में 1850 में आ गई थी, 1850 में आ गई थी, नो डाउट, लेकिन पहली ट्रेन कब चली थी, वो चली थी मुंबई से थाने चली थी, मुंबई मतलब बॉम्बे से थाने, मुंबई से थाने चली थी। कब चली थी, 1853 के अंदर चली थी। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, याद रखना, रेलवेज हमारे देश में 1850 में चाहे आ गई थी, लेकिन पहली ट्रेन कब चली थी, फर्स्ट ट्रेन कब चली थी, पहली ट्रेन कब चली थी, मुंबई से थाने चली थी, और वो कब चली थी, 1853 के अंदर चली थी, तो याद रखना। तो वही बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि नो डाउट हमारे देश में रेलवेज आ गई थी 1850 में, लेकिन इसका जो बेनिफिट है सिर्फ ब्रिटिशर्स ही उठा पा रहे थे, हम जैसे लोग उसको उठा नहीं पा रहे थे बेनिफिट। अंग्रेज लोग इसका बेनिफिट किस चीज में उठा पा रहे थे, अंग्रेजों ने रेलवेज का इस्तेमाल करके क्या किया था, अपने प्रोडक्ट को क्या कर दिया था, एक्सपेंड कर दिया था, ब्रिटिश प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर दिया था पूरी की पूरी इंडियन मार्केट में। क्योंकि हम बैलगाड़ी पर थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे, मान लो उनको दिल्ली से मुंबई भेजना सामान, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में सामान इजिली भेज देते थे, हमें महीनों महीनों लग जाते थे बैलगाड़ी से सामान भेजने में। और यही कारण है कि अंग्रेजों के प्रोडक्ट ने क्या कर लिया था, पूरी की पूरी इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया था। तो वही बात कर रहे हैं, ध्यान समझना कि अंग्रेज रेलवे लेके आए थे 1850 में, लेकिन बेनिफिट्स जो था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही उठा पा रहे थे। अंग्रेज कैसे बेनिफिट उठा पा रहे थे रेलवेज का इस्तेमाल करके, उन्होंने क्या किया था, पूरी की पूरी इंडियन कवर किया था, कवर द होल इंडियन मार्केट, है ना, कवर, या फिर आप बोल सकते हो कवर देयर ब्रिटिश प्रोडक्ट, उन्होंने पूरे के पूरे अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट को कवर कर लिया था, या कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश प्रोडक्ट को इन दी होल इंडियन मार्केट, पूरी की पूरी इंडियन मार्केट में क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, पूरी की पूरी इंडियन मार्केट में कवर कर लिया था। कुछ भी लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में कि इसकी वजह से उन्हें अपने पूरी ब्रिटिश प्रोडक्ट को पूरी की पूरी इंडियन मार्केट में कवर कर लिया था, पूरी की पूरी इंडियन मार्केट में कैप्चर कर लिया था, राइट। तो इसका रेलवेज का ये बेनिफिट हुआ था अंग्रेजों को। इसके अलावा अंग्रेज रेलवेज का कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, बेसिकली ये मान लो इंडिया है, ये मान लो ब्रिटेन है, वो क्या कर रहे थे, ध्यान समझिए, है ना। अब क्या कर रहे थे, हमारे देश से रेलवेज के थ्रू ही बेसिकली क्या करते थे, रॉ मटेरियल को ले जा रहे थे,
है ना, ब्रिटेन, फिर ब्रिटेन में फिनिश गुड्स को कन्वर्ट कर रहे थे, राइट, और उसके बाद रेलवेज के थ्रू जो है फिनिश गुड्स को जो है ब्रिटेन से वापस इंडिया लेके आ रहे थे। तो काइंड ऑफ ये जो है रेलवेज का इस्तेमाल कर रहे थे, तो एक तरह से उन्हीं को फायदा था, हम लोगों को कोई फायदा नहीं था। तो आप यही लिखो कि रेलवेज कब आई थी, बेनिफिट्स अंग्रेजों को मिला, इसकी वजह से उन्हें ब्रिटिश प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर लिया था, पूरी की पूरी इंडियन मार्केट में कवर कर लिया था, राइट, और इसके अलावा वो रॉ मटेरियल को लेके जा पा रहे थे अपने ब्रिटेन में रेलवेज के थ्रू, और फिनिश गुड्स को लेके आ पा रहे थे ब्रिटेन से इंडिया में। वही सारी चीजें आप यहाँ पे लिख देना बस। रोड्स, रोड्स भी जो है उन्होंने डेवलप करी। अब रोड्स भी अंग्रेजों ने डेवलप तो करी, लेकिन बहुत ही कम करी। सिर्फ वही सड़कें बनवाई जहां से उनको अपनी आर्मी को इधर से उधर शिफ्ट करना है, या फिर उनको जहां से रॉ मटेरियल को इधर से उधर शिफ्ट करना है, जहां से उनको रॉ मटेरियल को लेके जाना है, बस उतना ही उन्होंने सड़कें बनाई। कोई दूसरी सड़कें नहीं बनाई कि गांवों में सड़कें बना दे, कोई ऑल वेदर रोड्स बना दे, क्योंकि वहां बारिश आती इतना दलदल मच जाता था, कोई कोई कनेक्टिविटी नहीं थी रूरल से अर्बन तक, कोई सड़कों की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कुछ उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि लोगों का सोच ले, बहुत ज्यादा बुरी हालत थी रोड्स की भी, राइट। तो वही है, सिर्फ रोड्स उन्होंने डेवलप तो करी, लेकिन सिर्फ वही करी ताकि आर्मी को इधर से उधर लेके जा सके, ताकि मोबिलाइज मतलब मूवमेंट शिफ्ट कर सके अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर रॉ मटेरियल को शिफ्ट किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह। सिर्फ इतना ही जो है उन्होंने रोड्स को जो है क्या किया, डेवलप किया। इवन रेलवेज में भी आप लिख सकते हो कि वो इतना ही किया ताकि वो जो है शिफ्ट कर सके क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रेलवेज के थ्रू। सिर्फ उतनी ही उन्होंने क्या बनाई थी, रेलवेज, मतलब एक तरह से रेलवेज को वही यूज कर पा रहे थे ताकि वो अपने सामान को इधर से उधर शिफ्ट वगैरह कर सके, हम लोग उसको कोई यूज नहीं कर पा रहे थे। तो वही है कि उन्होंने रोड्स भी वही डेवलप करी ताकि अपनी आर्मी को इधर से उधर लेके जा सके, रॉ मटेरियल्स को इधर से उधर लेके जाए। कोई एफर्ट नहीं लगाया कि वो ऑल वेदर रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर पाए, कोई रूरल गांवों में बनाए कि, और रेनी सीजन में बारिश आ जाता था तो बाढ़ हो जाती थी, दलदल मच जाता था, बहुत बुरी हालत हो जाती थी गांवों में, और लोगों के लिए एक नॉर्मल लाइफ जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था उस समय की बात करें तो। वही बात है, एज अ रिजल्ट पीपल लिविंग इन रूरल एरिया सफर्ड अ लॉट, बहुत ज्यादा उनको सफर करना पड़ता था, है ना, इस बारिशों के टाइम पे बहुत ज्यादा जो है उनको सफर करना पड़ता था। वही सारी चीज आप लिख देना। कोई भी रूरल से अर्बन कनेक्टिविटी नहीं थी, रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं थी, लैक ऑफ रोड कनेक्टिविटी फ्रॉम रूरल टू अर्बन, है ना, कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं थी। वही सारी चीजें आप यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा आप अच्छे से। नेक्स्ट है सी पोर्ट। सी पोर्ट्स मतलब वही शिप्स वगैरह, है ना। सी पोर्ट्स भी उन्होंने डेवलप किए थे, लेकिन बहुत ही कम डेवलप करे थे, और उतने ही करे थे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करे थे। और सी पोर्ट्स को क्यों डेवलप किया था, यानी वो शिप्स वगैरह के थ्रू सामान लेके जा पाते थे, वो क्यों उन्होंने डेवलप किया था, ताकि जो है रॉ मटेरियल्स को जो है वो शिप्स के थ्रू, है ना, समुद्र के थ्रू, बेसिकली शिप्स के थ्रू जो है रॉ मटेरियल को इंडिया से ब्रिटेन लेके जाए, और ब्रिटेन में उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, और फिनिश गुड्स को जो है फिर वो ब्रिटेन से वापस इंडिया जो है लेके आ सके। सिर्फ उतना ही डेवलप किया। देख लीजिए क्या बात करी जा रही है। तो सी पोर्ट्स उन्होंने डेवलप किया, लेकिन बहुत ही कम डेवलप किया, वेरी लेस, ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स, ताकि सिर्फ ब्रिटिश लोग ही उसको इस्तेमाल कर पाए अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत सी पोर्ट्स को डेवलप किया, सारे नहीं किए थे, अपने हिसाब से जो उनको रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उन्होंने सी पोर्ट्स को जो है डेवलप किया। क्यों डेवलप किया, ताकि एक्सपोर्ट कर सके रॉ मटेरियल को फ्रॉम इंडिया से ब्रिटेन, ताकि इंडिया से जो है ब्रिटेन रॉ मटेरियल को लेके जा सके, और फिर ब्रिटेन से इंडिया जो है फिनिश गुड को वापस लेके आ पाए, एंड इंपोर्ट कर सके फिनिश गुड्स को फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। सो बेसिकली रॉ मटेरियल को भारत से जो है ब्रिटेन लेके जा सके, और ब्रिटेन में फ्रिज गुड्स बनाएंगे, और फ्रिज गुड्स को जो है ब्रिटेन से वापस इंडिया लेके आ पाए। सिर्फ उतना उन्होंने शिप्स के थ्रू लेके आ रहे थे ना बेसिकली, तो उन्होंने जो है थोड़ा बहुत सी पोर्ट्स को भी क्या किया था, डेवलप किया था अंग्रेजों ने। इसके अलावा कम्युनिकेशन को उन्होंने डेवलप किया, पोस्ट सर्विस लेके आए, टेलीग्राफ आप देख पा रहे हो, टक 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 टेलीग्राफ लेके आए। इतना ज्यादा एक्सपेंसिव थे ये टेलीग्राफ, ताकि इंडियन लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए, सिर्फ ब्रिटिश लोग ही उसको अफोर्ड कर पाए। और टेलीग्राफ और ये कम्युनिकेशन ये क्यों लेके आए थे, ताकि लॉज और ऑर्डर्स को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। बेसिकली होता क्या था, जैसे मान लो अब कोई अंग्रेज है जो भारत में, उसको कोई पॉलिसी बनानी है, कोई लॉ निकालना है, कोई कानून बनाना है, या कुछ भी बनाना है। अब वो सोच रहा है कि मैं पहले ब्रिटेन जाऊं, वहां जाके बात करूं, पूछूं, फिर वापस आऊं, कितना टाइम लग जाएगा। तो इन्होंने ये निकाला कम्युनिकेशन के लिए, राइट। तो वो क्या कहते थे, टेलीग्राफ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्या कहते थे, टक 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 टक, जो ब्रिटेन में बंदा बैठता था उसके पास आ जाता था मैसेज, ठीक है ना, तो वो पढ़ लेता था, फिर उसको वो टक 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 करके जवाब दे देता था, फिर उसके पास जो है वो रिप्लाई आ जाता था, अच्छा ऐसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो वही बात है। सो ये जो अगर आप देख पा रहे हो टेलीग्राफ है क्या, इट इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ। अगर आप देख पाओ, ये इंट्रोड्यूस किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्ट पे इंट्रोड्यूस किया था, बहुत महंगे थे, सो दैट इंडियन पीपल तो उसको क्या कर सके, अफोर्ड ही ना कर पाए। और एक पर्पस क्या था इन कम्युनिकेशन का, ताकि मेंटेन किया जाके लॉज और ऑर्डर्स को
ताकि अंग्रेज लोग लॉज बना सके, ऑर्डर्स वगैरह इंडिया के अंदर ला सके, राइट। तो ये सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए जो है ये कम्युनिकेशन को भी उन्होंने क्या किया था, डेवलप, टेलीग्राफ वगैरह जो है लेके आए थे। चलिए ऑलमोस्ट अब चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने पे, बस 5 मिनट में मैं चैप्टर को खत्म कर दूंगी, ठीक है। अब आगे चलते राजे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो हो ही गया ना, सच ये तो डन हो गया। एक ये टॉपिक, ये वाला पूरा का पूरा निचोड़ है चैप्टर का, ये टॉपिक पूरा का पूरा निचोड़ है चैप्टर का। इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजों के समय की बात कर रहे हैं। उस समय हमारे भारत की क्या हालत थी, हमारे भारत की क्या हालत थी अंग्रेजों के समय, तो आपको पूरा ही पता है क्या हालत थी। हमारा देश रुक गया था, ग्रो नहीं कर रहा था, आपको पता है, बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा था, डेवलप कर रहा था, बहुत ही ज्यादा कम कर रहा था, बैकवर्ड हो गई थी हमारी इकोनॉमी, है ना। आपको पता है हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड हो गई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सारे सेक्टर जो है बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो गए थे, आप लोगों को भी पता है। आप थोड़े बहुत इसमें लिख देना कि जमींदारी प्रथा ले आए थे वगैरह वगैरह, प्रोडक्शन हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम हो रही थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी हमारे देश में, फॉरेन ट्रेड को भी उनकी ही मोनोपोली थी, पूरा का पूरा कंट्रोल अंग्रेजों का था फॉरेन ट्रेड के ऊपर, राइट। वही सारी चीजें आप यहाँ पे लिख देना, बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो गई थी हमारी इकोनॉमी, डोमिनेंस था एग्रीकल्चर पे, आप वही लिख देना कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे डोमिनेंस था, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जमींदारी प्रथा ले आए थे, प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में, कमर्शियलाइजेशन कर दी गई थी, हमें फोर्स किया गया कि हम रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करें वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ पे जो आपको पता है वो लिख देना, है ना। बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था फार्मर्स को, वही सारी चीजें आप यहाँ पे लिख देना, काइंड ऑफ जमींदारी प्रथा को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को जो है हमारे देश में हटा दिया गया था, डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी ले आए थे और हमें क्या बना दिया था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। तो यही सारी बातें आप यहाँ पे लिखना। हम किस पे डिपेंड है, इंपोर्ट्स पे, यानी हमें सिर्फ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाता है, बाकी हर एक चीज के लिए हम ब्रिटेन पे डिपेंड थे इंपोर्ट के लिए। इवन जो हमारा भारत में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बहुत होती थी पहले, अब उसके लिए भी हम इंपोर्टर बन गए थे, वो चीज भी हम ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे थे, यानी समझ लो सिर्फ हमें एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल की कॉटन हुआ, जूट, इंडिको, ये सारी चीजों के लिए हमें एक्सपोर्टर बना दिया था, बाकी हर एक चीज के लिए जो है हम इंपोर्ट करने लगे थे, यानी बाहर के देश से खरीदने लगे थे, ब्रिटेन से खरीदने लगे थे, यानी बहुत बड़े इंपोर्टर बन गए थे हम लोग, है ना। बहुत ज्यादा लिमिटेड अर्बनाइजेशन तो थी नहीं, अर्बन एरिया तो थे ही नहीं, सारे ही गांव थे, कोई भी एरियाज को तो डेवलप ही नहीं किया, क्योंकि हमारे देश के पैसों को वो सिर्फ अपने खुद के खर्चे उठाने के लिए, खुद की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे थे, हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहे थे, कुछ अर्बन एरियाज को बनाने के लिए, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे थे कि रूरल एरियाज को डेवलप करें, उसको अर्बनाइजेशन की तरफ लेके जाए, नहीं कर रहे थे वो ना। तो वही कह रहे हैं लिमिटेड अर्बनाइजेशन थी, अर्बन एरियाज कुछ भी नहीं था, ऑलमोस्ट सारे गांव थे और बहुत बुरी हालत थी हमारे देश की, वही बात है। सेमी फ्यूडरल इकोनॉमी का मतलब है एक तरह से जमींदारी प्रथा थी उस समय पे, वही आपको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करना है कि जमींदारी प्रथा थी, जमींदार को अपॉइंट किया गया ब्रिटिश के द्वारा, वही एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को, वही सारी चीजें जो आपको पता है, वही पूरे के पूरे चैप्टर का यहाँ पे निचोड़ है और कुछ भी नहीं है राजे। चलिए अब यहाँ बात करते हैं, जो मेन टॉपिक आता है, पूछा जा सकता है आपको भी एग्जाम में, was there any पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, बोल रहे हैं। अब देखो अभी तक हमने ये पढ़ा कि अंग्रेजों की वजह से ये बुरा प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों की वजह से वो बुरा प्रभाव पड़ा, वो हमने सारी बात कर ली। नेगेटिव इंपैक्ट हमने ऑलरेडी सारी बात कर ली कि एग्रीकल्चर की हालत हो, इंडस्ट्रीज की हालत हो, फॉरेन ट्रेड की हालत हो, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी बात करी। अब हम यहाँ पे बात करें कि क्या अंग्रेजों की वजह से हमारे देश पे कुछ पॉजिटिव हुआ, कुछ अच्छा हुआ अंग्रेजों के आने से, तो कुछ अच्छी बातें भी हुई है। क्या हुई है? सबसे पहले रेलवेज आई हमारे देश में। देखो भाई, अगर अंग्रेज रेलवेज नहीं लेके आते ना, तो हमें पता नहीं कितने वर्षों लग जाते रेलवेज को लाने के लिए। नो डाउट रेलवेज को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने ही बेनिफिट के लिए, हमारे लिए नहीं किया था, बट स्टिल अब रेलवेज को उठा के तो नहीं लेके गए ना, राइट। तो वो रेलवेज हमारे देश में आई, तो ये बेनिफिट हुआ हमें। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मनी ट्रांजेक्शन। देखो अंग्रेजों से पहले हमारे देश में बार्टर सिस्टम था, यानी गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था विद गुड्स, लेकिन अब अंग्रेज आए तो उन्होंने मनी का इंट्रोडक्शन किया ना, पैसे का लेन देन। इससे पहले हम याद है सब सेल्फ कंजम्पशन के लिए क्रॉप्स उगाते थे, क्योंकि पैसा ही नहीं होता था। उसके बाद क्या होगा, कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया कि बेच के पैसा आ गया वगैरह वगैरह, राइट। तो वही क्या काइंड ऑफ मैं कह रही हूं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होने लगा। इससे पहले बार्टर सिस्टम था, मनी ट्रांजेक्शन होने लगी, यानी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होने लग गया, है ना, लेन देन हो गया, मनी की फॉर्म में लेन देन होने लगा उसके बाद से, राइट। नेक्स्ट, कमर्शियल फार्मिंग होगी थी, यानी कमर्शियलाइजेशन ले आए। देखो अंग्रेजों से पहले हमारे देश में सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, यानी द क्रॉप्स वर ग्रोन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। अब अंग्रेज तो चलो चले गए, लेकिन अंग्रेज क्या लेके आए थे आपको पता है?
अंग्रेजों से पहले हमारे देश में सबसिस्टेंस फार्मिंग थी। अंग्रेज लेके अपने बेनिफिट के लिए आए थे कमर्शियलाइजेशन, है ना, कि भाई अब मार्केट में बेचे हम फसलों को, पैसा है ताकि जमींदार ले जाए, जमींदार फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट अंग्रेजों को दे, बाकी अपनी जेब में दबा ले। नो डाउट अपने फायदे के लिए कमर्शियलाइजेशन लेके आए थे, लेकिन अब अंग्रेज चले गए तो लेकिन कमर्शियलाइजेशन आज भी, आज जो क्रॉप्स उगाई जाती है वो मार्केट में बेच के पैसा कमाने के लिए कर रही जाती है, राइट। तो कमर्शियलाइजेशन होने लगे, तो आप यही लिख देना कि पहले जो थे हमारे देश में सबसिस्टेंस फार्मिंग थी बिफोर ब्रिटिश, बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल जो है हमारे देश में क्या होने लगी, कमर्शियलाइजेशन होने लगा, यानी द क्रॉप्स वर ग्रोन फॉर द सेल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी सेल करके अब पैसा कमाया जाता है, राइट, है ना। तो अब कमर्शियलाइजेशन होने लगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। देखो हमें पता है कि हमारे देश का जो भी हम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल थे, बेच रहे थे, राइट, तो जो भी पैसा आता था, जो भी सरप्लस आता था, उसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता था, आपको भी पता है। यानी उस पैसे को अंग्रेज अपने खुद की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और खुद के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस उठाने के लिए, खुद की बिल्डिंग ऑफिस बनाने के लिए यूज कर देती थी। अब जो बिल्डिंग ऑफिस वगैरह बना लिए, है ना, आज कौन इस्तेमाल कर रहा है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के अंदर बैठे, आजकल आप टूरिस्ट एरिया में जाते हो, कहीं घूमने फिरने जाते हो, हिल स्टेशन जाते हो, तो बोलते हो ना अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग। क्या अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग, हमारे ही पैसे से बनाई गई है वो, जिसकी हम टिकट आजकल पे करते हैं ना, टिकट देते हैं, है ना, उसको देखने के लिए टूरिस्ट स्पॉट पे ना टिकट पे करते हैं, वो हमारे ही पैसे से वो बिल्डिंग उन्होंने बनाई है, कुछ अपने पैसों से नहीं बना के गए, हमें ही लूटा है उन्होंने, हमसे ही लेके गए, हमें कुछ दे के नहीं गए, है ना, काइंड ऑफ समझ पा रहे हो, हमसे ही पैसे, हमारे ही पैसे से वो बनाए गए। तो वही बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप्स काफी ज्यादा आजकल हो गए, उन्होंने बनाए थे, राइट, बिल्डिंग्स ऑफिसेज बनाए थे, जिसको आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह जो है, नेता लोग जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और आजकल हम उनको कुछ एज अ टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी हम उसको देखने जाते हैं वगैरह वगैरह, उस पर टिकट लेते हैं, तो काइंड ऑफ राइट उसका एज अ टूरिस्ट स्पॉट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ फेमिनिज्म, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो अंग्रेजों के समय पे हमारे देश में बहुत ज्यादा भुखमरी थी, आपको पता है, लेकिन एक ये हुआ था कि एटलीस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद एटलीस्ट हमारे देश में भुखमरी से किसी की डेथ नहीं हो रही थी, मृत्यु नहीं हो रही थी, तो कंट्रोल हो गया था फेमिनिस्ट पे, यानी भुखमरी की प्रॉब्लम पर जो है कंट्रोल होने लग गया था हमारे देश में। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताए थे फेमिनिस्ट वाला। तो भैया रेलवेज आई थी, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, पहले बार्टर सिस्टम था, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होने लगी थी, कमर्शियल होने लग गया था, कमर्शियलाइजेशन हो गया था, बिल्डिंग्स ऑफिस वगैरह जो बने थे वो आज नेता लोग और वगैरह वगैरह यूज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो बिल्डिंगों को उखाड़ के तो नहीं लेके जा सकते थे, वो तो हमारे देश में ही थी जो बनाई थी उन्होंने, ठीक है, जिसको हम आज यूज कर रहे हैं, ठीक है। और भुखमरी की प्रॉब्लम भी जो है क्या हुई थी, कंट्रोल हुई थी, और ये ऑलरेडी मैंने आपको रेलवेज वाला चीज बता दी है। अब लास्ट टॉपिक है सुएज कनाल का, टॉपिक है कि सुएज कनाल क्या है एंड एसेस टू इंडियन मार्केट। देखो भाई सुएज कनाल क्या है, ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। ये मान लो राज्य इंडिया है, ठीक है, और ये राज्य मान लो ब्रिटेन है। पहले क्या होता था, अब हमें पता है, अंग्रेज लोग क्या करते थे, है ना, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे ब्रिटेन में, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे, और जो बनाते थे फिर वापस भारत में आके हमें ही क्या करते थे, बेचते थे, यही करते थे। तो वो पहले क्या करते थे, पहले अगर उनको रॉ मटेरियल वगैरह लेके जाना पड़ता था, है ना, वो शिप्स के थ्रू लेके जाते थे, आपको पता है, आपको ये पता ही होगा, राइट। तो उनको ना अफ्रीका से जो होकर गुजरना पड़ता था, उनको अफ्रीका से होकर गुजरना पड़ता था, रॉ मटेरियल लेके जाना, तो यहां से जाते थे रॉ मटेरियल को फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे, फिर यहां से वापस जो है इंडिया लेके आते थे, तो बहुत लंबा रास्ता पड़ता था, बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बेसिकली क्या किया, एक कैनाल बना दी, बेसिकली यहाँ पे पेड़ पौधे काटे, यहां से उन्होंने एक डायरेक्ट कैनाल बना दी, एक आर्टिफिशियल एक तरह से वाटरवे बना दी, इट इज आर्टिफिशियल वाटरवे, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, पहले नहीं थी। अंग्रेजों ने यहाँ से पेड़ पौधे जो भी काटने थे वो काटे, और यहाँ से उन्होंने एक क्या बना दी, कैनाल बना दी सीधा, जो डायरेक्ट जा रही थी इंडिया से ब्रिटेन, है ना, और इस कैनाल का नाम दे दिया उन्होंने सुएज कैनाल। क्या नाम दे दिया, सुएज कैनाल। अब हुआ क्या, अब बहुत छोटा पड़ रहा था रास्ता, अब हुआ क्या, अब इतना छोटा रास्ता पड़ रहा था, अब अंग्रेज क्या कर रहे थे, अब अंग्रेजों ने देखा कि अब वो इजिली जो है रॉ मटेरियल को यहाँ से यहाँ लेके जा पा रहे थे, और इजिली फिनिश गुड को ब्रिटेन से इंडिया लेके आ पा रहे थे। उन्होंने देखा उनका तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत कम हो गया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो गया, क्योंकि पहले इतना लंबा रास्ता से जाना पड़ता था अफ्रीका से हो गए, अब बिल्कुल डायरेक्ट कैनाल से, बिल्कुल इस आर्टिफिशियल जो इन्होंने बनाई है वहां से बड़े इजिली लेके जा पा रहे थे, बड़े इजिली रॉ मटेरियल को इधर ले जाते थे, बड़े इजिली फिनिश गुड्स को इधर से उधर ले आते थे, है ना। तो इस तरह से उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था, कम हो गया, तो उनको लगा अरे वाह मजा आ गया, तो इसलिए उन्होंने की उनकी पूरी की पूरी मोनोपोली होगी, जब उन्होंने कहा बहुत खर्चा कम है, तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया,
रॉ मटेरियल को इंडिया से ब्रिटेन लेके आने लगे, ज्यादा से ज्यादा उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उस फिनिश गुड्स को जो है ब्रिटेन से इंडिया वापस लेके आने लगे। तो इस तरीके से अंग्रेजों की पूरी मोनोपोली हो गई थी, कंट्रोल हो गया था इंडियन फॉरेन ट्रेड के ऊपर। पूरा का पूरा जो है अंग्रेजों का, ब्रिटेन का यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का यानी अंग्रेजों का पूरा क्या हो गया था, कंट्रोल हो गया था। वो ज्यादा रॉ मटेरियल को इंडिया से ब्रिटेन लाने लगे, ज्यादा फिनिश गुड्स को ब्रिटेन से इंडिया लेके जाने लगे, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना ज्यादा कम हो गया था। इस वजह से यानी पूरी की पूरी मोनोपोली हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडियन फॉरेन ट्रेड पर, जो हमने यहाँ पे करी है बात। चलिए जी, तो फटाफट से बात करते हैं सुएज कनाल के आर्टिफिशियल वाटरवे। आर्टिफिशियल वाटरवे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पहले नहीं थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, राइट। इससे हुआ कि एक डायरेक्ट ट्रेड होने लगा इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में डायरेक्ट ट्रेड होने लगा, उनको अफ्रीका से होके नहीं गुजरना पड़ा। और याद रखना एक आई कब थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सुएज कनाल 1869 के अंदर जो है क्या हुई थी, ओपन हुई थी। कब ओपन करी गई थी, कब बनाई गई थी? 1869 के अंदर हुई थी। इससे फायदा क्या हुआ था? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया था। पहले बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था, अब ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, है ना। अब इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो गया था, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होने से अब ब्रिटेन को लगा फायदा हुआ। तो उन्होंने देखा बहुत खर्चा कम हो रहा है, तो वो ज्यादा रॉ मटेरियल को इंडिया से ब्रिटेन लेके आने लगे, ज्यादा फ्रेश गुड्स को ब्रिटेन से इंडिया लेके आने लगे। तो एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की, अंग्रेजों की मोनोपोली हो गई थी पूरी की पूरी इंडिया फॉरेन ट्रेड पे। तो इससे हुआ क्या था, मोनोपोली हो गई थी, मोनोपोली कंट्रोल हो गया था, मोनोपोली कंट्रोल हो गया था इंडियन फॉरेन ट्रेड पे। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी अंग्रेजों की पूरी इंडियन फॉरेन ट्रेड पे क्या हो गया था, मोनोपोली हो गई थी, पूरा का पूरा कंट्रोल हो गया था। यानी वो ज्यादा रॉ मटेरियल को इधर से उधर लाने लगे, ज्यादा फ्रेश गुड्स को इधर से उधर लेके जाने लगे, जो कि हमने यहाँ क्या करिए, बात करिए। चलिए जी राजी, चैप्टर आपका ओवर हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, देखते हैं आपको कितना आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको घर पे बैठ के करने हैं, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चंस को आपको घर पे बैठ के जरूर करने हैं। देखते हैं आपको कितना चैप्टर समझ आया है और कितना चैप्टर आप लोगों को नहीं समझ आया। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे के सारे बच्चे, हरी अप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घर पे बैठ के इन क्वेश्चंस को आप लोगों को जरूर करना है। चलिए आइए, तो यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो बस फिर मेरे बच्चे मिलती हूँ आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय एंड लव यू ऑल।